मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहता था, पर डॉक्टर बनने की इतनी जिद थी कि मेडिकल डॉक्टर नहीं बन पाया, तो 55वें साल में जाके पीएचडी कंप्लीट की, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाया। जैसे अगर अब मैं बात करूं कि डिजिटल में ब्रांड्स कौन से अच्छे चल रहे हैं, तो दे हैव बीन ब्रांड्स लाइक जोमैटो एंड ऑल। एप्पल फोन की बात करते हैं, इट इज अ फैक्ट्रीलेस कंपनी, सिंगल फैक्ट्री नहीं है उनकी। मैं ये बोल सकता हूँ एक अरिथमोफोबिया है मेरे को, जहाँ नंबर दिखते हैं मैं घबरा जाता हूँ। सो नाउ यू आर मैनेजिंग नंबर्स। कंप्यूटर ही नहीं थे तो सवाल ही नहीं इंटरनेट होने का। उन्होंने मुझे एक ब्रेक दिया 950 रुपए महीना में, एंड मेरी पहली जॉब मुझे मिली क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव करके। तो हम लोग ने जब शुरू की एडवर्टाइजिंग, जैसे बात कर रहे हैं हम, प्रिंट मीडिया मेन रहा करता था, कुछ आउटडोर यानी होर्डिंग रहती थी, रेडियो में सिर्फ विविध भारती था, एक ही स्टेशन था, दूरदर्शन था, एक ही स्टेशन था। जो सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट बेवरेज में हुआ है कोई, वो रेड बुल है। टाइम तो बहुत घड़ी एक्यूरेट दिखा सकती है। कोई अगर आदमी 7 लाख रुपए की 8 लाख रुपए की रोलेक्स पहनता है, समय देखने के लिए तो है ही नहीं वो घड़ी ना। भाविश अग्रवाल का ओला का केस हुआ, उसके बाद कुणाल कामरा ने उसकी बजा डाली पूरी ऑनलाइन। एक बाबा फेमस हुए, आईआईटी बाबा। वायरलिटी प्रिडिक्ट नहीं हो सकती। दूसरा, उसके साथ फैसिनेशन इसलिए हुआ कि बाबा को यू डोंट एक्सपेक्ट टू बी एन आईआईटीएन। ये पॉडकास्ट हर एक उस इंसान के लिए है जो अपने करियर में अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप करना चाहता है, जो आपके करियर में अपने पर्सनल ब्रांड की आइडेंटिटी डेवलप करना चाहता है। हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए है जो अपने ब्रांड को डेवलप करके आगे ले जाना चाहता है। इस पॉडकास्ट को शुरू करने के पहले आप फ्रैंकली लक्ष्मण क्लिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां पे आपको इस पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स अच्छे मैनर में देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम सर ऑन द फ्रैंकली लक्ष्मण पॉडकास्ट। I love the name first of all, frankly Lakshman. Oh, thank you so much. We want to be go frankly sir. क्या है, आज के भागदौड़ वाली जिंदगी में फ्रैंकली बातें करना बहुत जरूरी है। So I thought कि ये नाम फ्रैंकली लक्ष्मण रहे। बहुत अच्छा है, क्योंकि सारी दुनिया सुपरफिशियल बन चुकी है जब, तो उसमें बिल्कुल बिना आवरण के आप फ्रैंकली बात कर सको, कितनी अच्छी बात है। जो दिल में है वो बाहर है। Yes. So thank you so much for coming on this podcast. You are having such a big experience and it's my pleasure to have you on the podcast sir. क्योंकि इतना बड़ा आदमी, मतलब 5 फुट 4 इंच। So जहाँ पे when I am going through the literatures and studying, I found that कि आपने आपका करियर जो है वो 40 years पहले चालू किया था। सो अगर देखा जाए, सो इट्स आई थिंक 1980s में। उस ज़माने में तो ये नहीं था, ब्रांड मार्केटिंग उतना बड़ा नहीं था। सो व्हाट मेक्स यू टू गो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ब्रांड में जाना, मार्केटिंग में जाना? क्योंकि उस समय तो ऐसा था कि वो कुछ अलग अलग प्रोफेशंस थे, डॉक्टर था, इंजीनियरिंग था। सो यू चूज डिफरेंट प्रोफेशन। सो व्हाट मेक्स यू टू गो फॉर दैट सर? देखिए, उसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है। क्या हुआ था, तो मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहता था, और डॉक्टर बनने की इतनी जिद थी कि मेडिकल डॉक्टर नहीं बन पाया, तो 55वें साल में जाके पीएचडी कंप्लीट की, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाया कि मरना तो डॉक्टर बन के ही है। तो वो कहानी बड़ी, मतलब दिल से मैं स्कूल टाइम से डॉक्टर बनना चाहता था, तो अपनी स्कूल की किताबों में भी छुप छुप के नोटबुक के पीछे अपना नाम डॉक्टर संजय अरोरा लिखा करता था मैं। और जब मैं 12th में आया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे। फिजिक्स ओके था, मैथ्स मेरा बहुत पुअर था, कि नंबर्स का स्किल मुझ में नहीं है। ओके, मैं ये बोल सकता हूँ एक अरिथमोफोबिया है मेरे को, जहाँ नंबर्स दिखते हैं मैं घबरा जाता हूँ। सो नाउ यू आर मैनेजिंग नंबर्स। हाँ, नहीं, मैं आज भी नहीं मैनेज करता नंबर्स। तो आई मीन फॉर्चुनेट कि मेरे अकाउंटेंट्स वगैरह सब अच्छे हैं, तो मुझे पता नहीं चलता क्या हो रहा है। और बस मैं ये पूछता हूँ कि इसको देना है कि लेना है, ये बता तू, ये डेबिट कर दिया, इतना ये है डेप्रिसिएशन, मुझे कुछ नहीं समझता ज़्यादा। तो उस समय हमारी घड़ी की और रेडियो की दुकान थी डैडी की। तो एक प्रोफेसर आके बैठा करते थे दुकान पे, तो उन्होंने बोले देखो मेडिसिन में जाना है, मैथ्स तेरे को चाहिए नहीं, पर उस समय मैथ्स कंपलसरी था, तो तू मैथ्स का पेपर दे दे, मैं तेरे को पास करवा दूंगा, तू अपनी बाकी पढ़ाई कर। अब अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो मैंने मैथ्स की किताब भी नहीं खरीदी, मैथ्स पढ़ा ही नहीं, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा। और जब मैं 12th का रिजल्ट आया तो पीपल वर सरप्राइज, जो अप्रॉक्सीमेटली मुझे नंबर्स याद हैं, समथिंग लाइक 90 इन बायोलॉजी, 86 इन केमिस्ट्री, एंड फिजिक्स में अबाउट 80 समथिंग। तो 86 ऑड % मेरे हो रहे थे, विच वॉज गुड इनफ टू गेट मी इनटू अ मेडिसिन स्कूल देन। उस समय प्राइवेट थे नहीं, उस समय तो उतना परसेंटेज लाना मतलब इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग थी। वही मार्कशीट में मैथ्स में लिखा था 09 आउट ऑफ 100। क्योंकि वो हमारे प्रोफेसर जी मुझे प्रॉमिस करके गए थे, ही फेल्ड एट हिज प्रॉमिस एंड आई फेल्ड माय एग्जाम्स। अब उसके बाद सबने बोला कि आप एक काम करो, सारे सब्जेक्ट्स दोबारा कर लो। तो दोबारा करने गया तो सब कुछ एवरेज आउट हो गया। उस बार मैथ्स में अपने बलबूते पे मैं अबाउट 60 मार्क्स ले आया। इसका मतलब पहले साल भी ला सकता था अगर मुझे वो एश्योरेंस नहीं मिलता। पर शायद नियति ये नहीं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, किसी और फील्ड के लिए मुझे बनाया था। तो अब घर की हालत उस समय ना इतनी अच्छी नहीं थी कि दुकान डैड की उतनी नहीं चल रही थी।
तो ऑलरेडी थोड़ा कंस्ट्रेंट थे फाइनेंशियली, हमारे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था मैं। तो मैंने बीएससी बायोलॉजी किया, क्योंकि बायोलॉजी में एटलीस्ट ये हो सकता है कि आप प्रोफेसर बन सकते हो या एमआर बन सकते हो, ये सोच के। और मैथ्स आता ही नहीं था और बीकॉम नहीं करना था, तो बीएससी बायोलॉजी शुरू किया मैंने करना। तो उसमें मैं आई वाज थ्रू आउट अ फर्स्ट डिविजनर, एंड बाय द टाइम आई पास्ड आउट तो एमएससी करने का प्लान था। पर मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ क्लास में था, जब मैं फेल हुआ तो एक साल आगे चले गया, वो एमबीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुका था। तो उसने बोला यार बीएससी के बाद एमएससी मत कर, एमबीए कर ले, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। नहीं तो मेरा मकसद तो बहुत क्लियर था कि एमआर या टीचर बन जाऊंगा कहीं, घर का सपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। 1500 उस समय 1500 रुपये की सैलरी होती थी, अच्छी सैलरी को बोलते थे, बराबर, तो काम चल जाएगा। तो ही सजेस्टेड नहीं, तो मैंने एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम दिया। उस समय इट वाज डिफिकल्ट टू गेट इनटू इवन नागपुर एमबीए, बिकॉज पूरे सेंट्रल इंडिया में एक ही एमबीए कॉलेज था वो। यस, तो राइट फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली इन 1970, नहीं, दिस वाज 1984। ओके, तो मतलब तो मैं बॉर्न भी नहीं हुआ। हाँ, तो पूरा बॉम्बे से लेके पूना में था और जमशेदपुर में था, बीच में कोई एमबीए कॉलेज नहीं था। इधर दिल्ली तक कोई एमबीए कॉलेज नहीं था। तो दैट सेंट्रल इंडिया का एकमात्र एमबीए कॉलेज था। वहाँ भी एडमिशन आसानी से नहीं होती थी, रिटन एग्जाम होता था, इंटरव्यू होता था। तो आई क्रैक दैट एंड गॉट इन। तो एमबीए जब फर्स्ट ईयर करते हैं आप, तो उसके बाद आपको कोई इंटर्नशिप पे जाना होता है। तो वही दोस्त मेरे साथ ही पढ़ा करता था वो, तो हमारी बात हो रही थी। तो मुझे कहता है कहाँ जा रहा है इंटर्नशिप के लिए? तो मैं बोला यार सोचा नहीं, कोई सब कंपनीज में अप्लाई कर दूंगा जहाँ हो गई। बोले एडवर्टाइजिंग में क्यों नहीं जाता? क्योंकि तू लिखता बहुत अच्छा है, तेरी राइटिंग का क्वालिटी मतलब इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, और वो उसकी एक अलग कहानी है, फिर बात चलेगी तो बताऊंगा मैं। तो अब मैंने जिंदगी में पहली बार एडवर्टाइजिंग एजेंसी वर्ड सुना। तब तक मुझे एडवर्टाइजिंग एजेंसी कोई होती है ये भी माना। हम इतने इग्नोरेंट थे उस समय, मतलब क्योंकि इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, कंप्यूटर ही नहीं थे, तो सवाल ही नहीं इंटरनेट होने का। तो आप एक कुएं में रहते थे, नागपुर एक कुआं था, बराबर, बाहर से कोई ज़्यादा पता नहीं चलता था। और कभी दिमाग में भी नहीं आया था कि इतने अच्छे जो इश्तिहार बनते हैं वो कहाँ बनते होंगे, सोचा ही नहीं था कभी। तो पहली बार मैंने एड एजेंसी वर्ड सुना, तो उसने बोला देखो वहाँ पे वो सब मॉडल्स ये सब होते हैं। मतलब हाँ, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ। तो मेरा एक फ्रेंड का अखबार निकलता था, उससे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की एक बुक आती है, उसमें सारे एड एजेंसीज जो एक्रेडिटेड होती हैं उनके नाम और पते होते हैं। और दिल्ली में मेरे रिश्तेदार थे, तो मैं रहने की सुविधा थी मेरे पास। बॉम्बे में जा नहीं सकता था, कि डैड के पास इतना पैसा नहीं था कि मैं महीना भर बाहर रह के काम करूँ। तो मुझे दिल्ली के सारे एड्रेस लेके मैंने सबको अप्लाई किया। अच्छा, सिर्फ एक ही एजेंसी, बहुत छोटी सी एजेंसी ने मुझे एक्सेप्ट किया एज एन इंटर्न। ओके, हाँ, और वहाँ मैं इंटर्नशिप करने गया 1 महीने की। लेकिन मुझे इतना मज़ा आया काम में कि मैंने अपने डायरेक्टर को लिखा, कैन आई कीप वर्किंग हियर एंड कम बैक ओनली आफ्टर द सेकंड सेशन, बिकॉज मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है और मैं सीख रहा हूँ। तो डायरेक्टर भी थोड़े अच्छे थे हमारे, उन्होंने कहा यार तू सीख रहा है तो तू काम कर, एग्जाम तेरे को पास करना, आगे कर लेना, आई विल गिव यू अटेंडेंस। उसके कारण मैंने 5 महीने इंटर्नशिप की, एंड आई लव्ड द एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड दैट आई सॉ। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एडवर्टाइजिंग में ही जाऊँगा। और जैसे ही फाइनल ईयर हुआ, प्लेसमेंट में मुझे वैसे सीएट में एज अ सेल्स जॉब में सिलेक्शन हुआ मेरा, बट आई डिसाइड टू ड्रॉप इट। एंड मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं थी। वेंट टू दिल्ली, एजेंसी ऑफिस टू ऑफिस घूमता था मैं बायोडाटा लेके। और 10 दिन ऐसे घूमने के बाद सब बड़ी एजेंसीज ने तो रिजेक्ट कर दिया था। एक और छोटी एजेंसी जनपद पे थी, उन्होंने मुझे एक ब्रेक दिया 950 रुपये महीना में, एंड मेरी पहली जॉब मुझे मिली क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव करके। 3-4 महीने ही वहाँ काम किया कि मुझे एक बड़ी एमएनसी से ब्रेक आया, एंड वी मूव्ड इनटू अ बिगर एजेंसी एट द प्रिंसली सैलरी देन ऑफ 1650 रुपीज। एट दैट टाइम इट वाज ह्यूज अमाउंट। नहीं, ह्यूज नहीं था, फिर भी मेरे को याद है कि वहाँ पे भी जो मैं रहने के लिए मैंने एक रूम की ली थी, स्टूडियो अपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, या वहाँ दिल्ली में बरसाती बोलते हैं, वो भी 1300 रुपये की थी। तो ऐसा नहीं था कि फिर भी घर से पैसे बुलवा रहा था मैं थोड़े से काम करने के बाद भी। बट द पॉइंट इज के आई एंजॉयड वर्किंग, आई लर्नड। लेकिन बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया कि मैं ये बहुत दिन तक नहीं कर पाऊंगा बड़े शहर में काम, क्योंकि एक और चीज़ होती है कि डेस्टिनी आपसे कुछ करवाना चाहती है, दूसरे उस समय हमको बुरा लगता है, दूसरे रास्ते अपनाती है। जैसे स्टीव जॉब ने कहा है कि यू कैन कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स। यस। तो आज मैं सोचता हूँ कि मुझे इतना खड़ूस बॉस क्यों मिला था उस ऑफिस में। द वर्स्ट मैन वॉज माई बॉस। ही वुड trouble me every single day, criticize me in front of everyone, whatever the worst can happen. तो एक दिन इतना हद हो गया कि मैंने उस दिन जॉब छोड़कर निकल गया वहाँ से, और उसके बाद कभी मुड़ के देखा ही नहीं, ना रेजिग्नेशन लेटर दिया ना कुछ।
करीब करीब 2-3 महीने तक मुझे वहाँ से कंपनी से नोटिस आते रहे मेरे घर के पते पे, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आते थे उस समय। एंड फाइनली माई सर्विसेज वर टर्मिनेटेड बिकॉज मैंने कभी उनको बताया नहीं मैं क्यों गया, छोड़ दिया और निकल गया सिर्फ वहाँ से, ना कोई रेजिग्नेशन दिया ना कुछ। नागपुर में घड़ी की दुकान डैड की जी थी रेडियो की, उसके पीछे हमारे पास एक कमरा था जहाँ मैकेनिक्स बैठा करते थे। डैड ने बोला क्या करेगा, मैं बोला बस मैं एड एजेंसी चलाऊंगा, खुद की चालू कर रहा हूँ, अकेला हूँ, चालक मालक की रिक्शा है मेरी, ओनर कम प्यून, और देखेंगे क्या होगा, एक फ्रीलांस आर्टिस्ट से काम कराऊंगा। तो उसके पीछे एक टेबल पे मैंने काम बैठ के शुरू किया 28 फरवरी 1987। वो दिन था तो आज का दिन है, ऊपर वाले की दया से कभी मुड़ के देखना नहीं पड़ा। दैट इज हाउ इन अ वे आई गॉट इन द प्रोफेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग विच इज वेरी वेरी क्लोजली अलाइंड विद ब्रांडिंग। एंड ग्रेजुअली क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था, मैं पढ़ता बहुत था, काम के साथ साथ मेरे को एक चीज़ थी कि रोज कुछ नया सीखना ज़रूर है, सीखने का बहुत शौक था। तो नागपुर में रह के उस समय पैसे स्पेंड करके मैं बॉम्बे जाता था वर्कशॉप्स अटेंड करने, क्योंकि उस समय ऑनलाइन तो कुछ था ही नहीं ना, ऑनलाइन का ज़माना ही नहीं था। तो किसी तरीके से पैसे जोड़ के ट्रेन की 2nd क्लास की टिकट लेके बिना रिजर्वेशन के बॉम्बे जाना, एट क्लब ऑफ बॉम्बे ज्वाइन किया था मैं नागपुर में रह के, और वहाँ जो वर्कशॉप्स होती थी वो अटेंड करता था। तो वो सीखते सीखते फिर पढ़ाने लगा। तो पढ़ाने के लिए मेरे को पढ़ना बहुत पड़ा, क्योंकि मैं जो भी काम करना चाहता था अच्छे से करना चाहता था। बराबर है। इफ आई हैव टू डिलीवर अ सेशन ऑफ 1 hour, आई वुड स्टडी 5 hours फॉर दैट टू बी एबल टू डू माई बेस्ट इन द क्लास। सो आई मतलब बोला आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मैंने भी जब है ना ग्रेजुएशन टाइम में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। हाँ। तो एक चैप्टर पढ़ाने के लिए हमको कितना स्टडी करना पड़ता है, दैट पेन आई कैन अंडरस्टैंड। और तभी क्लास में मजा आता है, बच्चे भी आपसे खुश होते हैं। तो और जो आदमी पढ़ाता है ना, तब जो सीखता है वो जब खुद पढ़ा होता है तब भी नहीं सीख सकता। यस यस। तो ये चीज मेरे बहुत काम में आई। तो 20-25 साल लगातार पढ़ाते रहा मैं। वो लर्निंग, उसके साथ में अब लेबोरेटरी हमारा मार्केट ही है, क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हो तो हैंड्स ऑन पता चलता है क्या चीज काम हो रही है, क्या नहीं काम कर रही है। एकेडमिक्स और प्रैक्टिकलिटी की जो सिंथेसिस हुई और जो ग्रोथ था माइंड का हुआ, तो उसके कारण मतलब ये प्रोफेशन में आई कुड डू समथिंग दैट आई लव्ड एंड आई कुड कंट्रीब्यूट टू इट आल्सो एंड ग्रो आल्सो। तो ये स्टोरी है मेरी ब्रांडिंग में आके करने की। दैट्स लवली स्टोरी सर। थैंक यू सो मच। सर आपने देखा ना इंडस्ट्री जो है ना ओवर द टाइम इवॉल्व हुई है जी। जैसे आपने चालू किया था मार्केटिंग का, अपना जो ब्रांड एंड मार्केटिंग का करियर, एट दैट टाइम पेपर मीडिया ज़्यादा था, डिजिटल मीडिया नहीं था। उस जमाने में तो इंटरनेट भी नहीं थे, कुछ भी कंप्यूटर ही नहीं था, हम हाथ से डिजाइन बनाते थे। तो वो ईरा और अभी का ईरा, ओके, सो यू हैव वर्क इन दैट ईरा ऑल्सो, और अभी के ईरा में भी आप काम कर रहे हो एंड यू आर अ पॉइनर। सो कैन यू इलेबोरेट, मतलब हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, ये जो बढ़ रहा है तो उसके बारे में क्या लगता है आपको, क्या हाउ यू फील कि हाउ दैट ईरा हैज़ बीन चेंज्ड सडनली, एंड अर्लियर पीपल्स आर नॉट दैट मच कंसर्न अबाउट द ब्रांड एंड मार्केटिंग, लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन आया है तब से ईच एंड एवरीवन वांट टू ग्रो देयर ब्रांड, एवरीवन इज कंसर्न अबाउट द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, मतलब कैसा ये ईरा चेंज हुआ है? तो हम लोग ने जब शुरू की एडवर्टाइजिंग, जैसे बात कर रहे हैं हम, प्रिंट मीडिया मेन रहा करता था, कुछ आउटडोर यानी होर्डिंग रहती थी, रेडियो में सिर्फ विविध भारती था, एक ही स्टेशन था, दूरदर्शन था, एक ही स्टेशन था। तो कुछ चीज़ें आसान भी थी, कुछ चीज़ें मुश्किल भी थी। जैसे अगर आपको एक ही, जब हमने शुरू किया था तो दूरदर्शन पे अभी एड्स भी नहीं आते थे, लेट आने शुरू हुए थोड़े, बराबर। पर एड छापना इतना डिफिकल्ट था कि आपको एक ऐड बनाने के लिए कम से कम हफ्ता 10 दिन लगते थे। आप उसको डिज़ाइन हाथ से बनाते, 3 डिज़ाइन बना के क्लाइंट के पास जाते, अप्रूवल लेते, उसका फाइनल आर्टवर्क बनता, वो आर्टवर्क ब्लॉग बनाने के लिए जाता, ब्लॉग प्रोसेसिंग होती, एक आध दिन ब्लॉग बनाने में लगता। तो एक ऐड छपने में आपको कम से कम 4-8 दिन लगते थे, एक ऐड बन के छपने में। उसी प्रकार से आपको अगर ब्रोशर बनाना होता तो 2-3 महीने लगते थे। कलर मिक्सिंग मैन्युअली होती थी, फिल्टर मैन्युअली करना पड़ता था, स्किल की जरूरत होती थी। सिर्फ एक स्किल्ड आदमी जो है वो 4 कलर का सेपरेशन करके स्किल प्रिंटर उसको जोड़ के वापस प्रिंटिंग कर सकता था। 2-3 महीने लगते थे। तो वो दौर से निकल के धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, DTP मशीन्स आई जो धीरे धीरे उसको पहले तो फोटो टाइप सेटिंग मशीन्स आई जो ह्यूज मशीन्स होती थी, जिससे आपका जो कॉपी लिखी हुई है मैटर में ऐड में आने वाली है, वो फोटो के ऊपर, फोटो क्वालिटी पेपर पे एक्सपोज होके प्रिंट बाहर निकलता था। जैसे फोटोग्राफ आती है वैसे ब्लैक एंड व्हाइट। तो वो आई पहले, तो उसको आपको फिर फॉन्ट्स की चॉइसेस आई, बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल छपने लगा। फिर एक स्टेप आगे बढ़े DTP, तो ऑफिस में आप कुछ खुद ही मटेरियल डिज़ाइन कर लो, वहाँ पहुँचे। तब भी वो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। मुझे एक टाइम पे ऐसा लगता था कि कभी वो फोटो टाइप सेटिंग मशीन को ये मैच नहीं कर पाएगी। अच्छा। पर आई वॉज प्रोवन रॉन्ग कि बाद में फोटो टाइप सेटिंग
पूरी तरह से रिप्लेस हो गई एज एन इंडस्ट्री। बड़ी बड़ी लाखों रुपए की मशीनें खत्म हो गई, वो प्रोफेशन में जो लोग थे वो खत्म हो गए, और फिर डिजिटल मीडिया आया। हाँ। तो मैंने ना बहुत पहले देख लिया था कि यूएस में अखबार बंद हो रहे हैं। छोटे छोटे शहरों के जो गांव के अखबार होते हैं वहाँ पे कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स डिजिटल आने के बाद, मतलब भी वो ट्रेंड था, मतलब वेस्टर्न से ही चालू होता था, कुछ नया चीज हो रहा है तो वेस्टर्न में हो रहा है। 15-18 साल पहले की बात है। यस, वेस्टर्न में नया हो रहा है तो फिर उसका धीरे धीरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो तो जाता है। वहाँ पे शुरू हुआ, तो अखबार बंद होने शुरू हो गए, क्योंकि अखबार का मेन रेवेन्यू जो आता है वो एडवर्टाइजिंग से आता है। जो आपके घर पे अखबार पहुंचता है वो 15 से 20 रुपए कॉपी होता है, जो कि अखबार मालक को उसके 2 रुपए मिलते हैं। तो हर कॉपी के पीछे उसका 15-18 रुपए का नुकसान है। वो नुकसान की भरपाई प्लस एक्स्ट्रा रेवेन्यू ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग जनरेट करता है। हाँ। तो जब एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू प्रिंट मीडियम में जाने की बजाय डिजिटल में जाने लगा तो अखबार बंद होने शुरू हुए। तो ये फिनोमिनन ये 90s या नहीं, आई थिंक अबाउट लास्ट ऑफ 90s या 2000 स्टार्ट ऑफ 2000 अप्रोक्सीमेटली दैट पीरियड ये होना शुरू हो गया था। मैंने आई सॉ दिस कमिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने IIM अहमदाबाद के एक डिजिटल मार्केटिंग के हफ्ते 1 वीक का कोर्स होता है वो ज्वाइन कर लिया। मैंने बोला फ्यूचर तो यही है, और वहां जाके सीख के फिर आने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग इन डिजिटल। ओके। तो डिजिटल इतनी फास्ट इवॉल्व हुआ कि जब हम उस समय डिजिटल बोलते थे लोगों को, जो हमारे फ्रेंड्स थे, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के ओनर्स थे, कि भाई यू आर थ्रेटेंड, डोंट टेक इट लाइटली, बट दे वुड नॉट लिसन कि प्रिंट मीडिया इंडिया में नहीं मर सकता, कॉन्फिडेंस। एंड देन केम कोविड एंड सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, आज मैं बोलता हूँ अक्सर कि इंडिया के 50 से 60% अखबार बंद हो जाएं अगर गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग बंद हो जाए। उनको सारा मेजर रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग का है। ये रोज के पॉलिटिकल एड्स, इलेक्शन के एड्स, टेंडर नोटिसेस, ये वो जो आते हैं कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। मतलब वो एक ईरा था, मतलब आज भी गाँवों में देखा जाए तो कुछ मतलब पीपल है जो एज्ड पीपल है वो आज भी अखबार प्रेफर करते हैं रादर देन डिजिटली व्यूइंग द न्यूज चैनल्स और समथिंग। सर और एक पूछना था मुझे कि उस समय न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए कितना पैसा लगता था? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मोटा मोटा एक 25 रुपये स्क्वायर सेंटीमीटर कॉलम सेंटीमीटर का रेट था। दैट कम्स टू अबाउट 25 एक हाफ पेज देना है न्यूज़पेपर में तो कितना पैसा लगता था? हाफ पेज मेरे ख्याल से 25 रुपया इंटू 200 वुड बी 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। और आज का रेट देखा जाए तो आज कितना? आज वही अखबार का हाफ पेज का रेट अबाउट लाख रुपए का होगा या 1.5 लाख रुपए का होगा, पर अभी गिरे हैं रेट। अच्छा। बीच में तो चरम सीमा पे थे। हाँ। अब पिछले 4-5 साल में तो अखबारों ने रेट ही नहीं बढ़ाए हैं, क्योंकि हर चीज नेगोशिएशन पे आ गई है। क्योंकि अब जिसके पास वॉल्यूम है वो अब बोलना नहीं चाहिए न्यूज़पेपर पे, पर वो कोई भी रेट ले सकता है। ओके। और सर डिजिटल मीडिया का ईरा जब स्टार्ट हुआ था तब एक एडवर्टाइजमेंट देने के लिए कितना खर्चा लगता था? नहीं, डिजिटल में कभी भी एक ऐड देने का कितना खर्चा नहीं आता है। वो टोटली आपके बजट पे डिपेंड करता है। आप 100 रुपीज़ का बजट भी डाल सकते हो फेसबुक पे, ठीक है ना। आप 500 न्यूज़ चैनल में या टीवी में एक ऐड देने का कितना खर्चा लगता है? टीवी चैनल्स देखिए वो भी रीच पे डिपेंड करता है। जैसे एक बड़ा चैनल है, फॉर एग्जांपल आपका इंडिया टुडे चैनल हुआ, या उस समय एक टाइम पर तो दूरदर्शन का बोलबाला था, तो एक 10 सेकंड का रफली उस समय मुझे याद है लाख रुपए का कॉस्ट था। तो 3 लाख रुपए एक या 2 लाख रुपए करीब एक इंसर्शन का कॉस्ट होता। पर वो नेगोशिएशन वॉल्यूम पे होते थे। बोनस रिलीजेस मिलते थे आपको कि 10 लोग हैं तो 2 ये चैनल पे फ्री मिल जाएंगे जिसके चैनल के बुकेज हैं, या टाइम स्लॉट्स के बुके हैं। प्राइम टाइम पे 5 लोग हैं तो यहाँ पे 2 इतने सेकंड फ्री मिल जाएंगे। तो ये फ्री, ये सब नेगोशिएशन। पर फिर भी एक मान के चलिए आप कि एक एक्सपोजर के नेशनल चैनल पे 2-1 लाख रुपए का कॉस्ट आता था मोटा मोटी एक एक्सपोजर का। और अभी कितना आता है वो? अब मैंने बहुत टाइम से किया नहीं है टेलीविजन पे काम, तो बट गिर गया है रेट, क्योंकि चैनल की व्यूअरशिप भी कम हो गई है बहुत। अच्छा। डिजिटल मोड आने से क्या हुआ है धीरे धीरे, प्लस आपकी स्ट्रीमिंग चैनल्स आ गए हैं, आपके मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है। तो इवन दोज डेज आर गॉन जहाँ टेलीविजन वुड रूल द रोस्ट। अब वो भी बात नहीं रही, वो भी नहीं। और प्लस क्रेडिबिलिटी इश्यूज तो ही हैं। अभी तो मुझे लगता है जैसे इसका न्यूज़पेपर का ईरा खत्म हुआ, क्या लगता है मतलब गोइंग फॉरवर्ड टेलीविजन का भी ईरा खत्म हो सकता है क्या? टेलीविजन इज बिकॉज एवरीवन इज गेटिंग मोबाइल इन हैंड, सबके हाथ में मोबाइल है। हर कोई मोबाइल में इतना बिजी है। मुझे नहीं लगता कि मैंने लास्ट टाइम टीवी कब देखा था। मेरा टीवी घर पे 1 साल से खराब पड़ा है, मेरे को कमी नहीं महसूस हुई है। तो क्या लगता है आपको कि मतलब ये भी ईरा खत्म हो सकता है? वो वाला टेलीविजन जिसको हम बोलते थे किसी चीज से कनेक्टेड है और हमारे सामने लगा है और हम देख रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। बिकॉज
एवरीथिंग विल बी ऑन अ मोबाइल स्क्रीन, या फिर आगे चल के हो सकता है जो आजकल आ रहे हैं आने वाले हैं कि आपके चश्मे ही वही हैं, उसी पे आप देख लो जो करोगे, तो ये भी कैरी नहीं करेगा शायद इंसान सून। अच्छा। फॉर्म तो मीडिया का फॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन मैसेजिंग की जो टेक्नोलॉजी, मैसेजिंग की जो क्रक्स है, फाउंडेशन है कि मैसेज कैसे काम करता है हाँ, है बराबर। ना, कम्युनिकेशन का जो बेसिक्स है वो वही रहेगा। आपको इंसान को इंटरेस्ट कैसे लाएंगे आप, एंगेज कैसे करोगे आप, 50 आवाज़ों में आपकी आवाज़ क्यों सुनाई आएगी, वो फंडामेंटल्स तो वही रहेंगे। सर कोई आप एक एग्जांपल बता सकते हो जो प्रिंट मीडिया में भी उतना फेमस था, टेलीविज़न मीडिया में भी फेमस है ब्रांड, और प्लस अभी जो मोबाइल इरा है उसमें भी वो फेमस है, मतलब दे हैव ऑल्सो चेंज देयर स्ट्रैटेजीज एज पर द इराज, ऐसा कोई एक एग्जांपल है? मतलब देखिए जितने बड़े ब्रांड्स हैं, अब ये जरूर है कि जो नए ब्रांड हैं वो ज़्यादा एजाइल हैं। या जैसे अगर अब मैं बात करूं कि डिजिटल में ब्रांड्स कौन से अच्छे चल रहे हैं, तो दे हैव बीन ब्रांड्स लाइक जोमेटो एंड ऑल, दे डिड नॉट एग्जिस्ट इन द प्रिंट era, बट दे मास्टर्ड डिजिटल era. टू थिंक ऑफ वन ब्रांड जो लेगेसी मीडिया से आ रहा है और यहाँ भी उतना ही अच्छा कर रहा है, कांट थिंक ऑफ द कफ ऐसा कोई ब्रांड, पर क्योंकि टाटा नॉट रियली ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी उनका डिजिटल का मुझे याद नहीं आ रहा है जो मैंने देखा हो कि एकदम से वैसी चीज़ की हो उन्होंने कि हिला दी हो, जैसे जोमेटो करता है। वैसे हाँ सर, मैंने जब हम बचपन में थे तो जैसे वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा लेते हैं अपन घर में ये करने के लिए, तो हमको मतलब घर में पैसा मिलता था, बोलते थे दुकान में जाओ और निरमा लेके आओ। तो वो निरमा ब्रांड उस जमाने में आई थिंक 90s में इतना पेनिट्रेट हुआ था, तब तो डिजिटल मीडिया भी नहीं था, और आई ऑफनली सी कि उनके कोई ऐड पेपर में आते हैं। लेकिन आज भी मतलब आज इतना बड़ा बन गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म सब कुछ, अभी हमारे इरा के जो लोग हैं 90s के किड्स या 80s के किड्स, वो आज भी निरमा के नाम से जानते हैं कि वो सर्फ एक्सेल नहीं जानते या घड़ी नहीं जानते, कुछ नहीं, लेकिन निरमा। तो उस जमाने में निरमा ने एक कैसे पेनिट्रेट किया था? उस समय वो प्राइस वॉरियर ब्रांड था, तो निरमा की जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थी वो बहुत अच्छी थी। तो आप याद करो हिंदुस्तान लीवर का सर्फ का और निरमा का वॉर, ललिता जी, यस ठीक है ना, सस्ता अच्छा, ये वाला जो झगड़ा हुआ था कि अच्छा चाहिए या सस्ता चाहिए, है ना। तो वो यही कहानी थी कि निरमा सॉ दी अपॉर्चुनिटी एट द लोअर एंड ऑफ द पिरामिड, कि नीचे जगह खाली है, सर्फ एक इस्तेमाल करने वाला सेगमेंट अलग है जो डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहा है, नीचे के लेवल पे अभी भी डिटर्जेंट्स पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डिटर्जेंट महंगे हैं। तो करसन भाई ने सस्ता डिटर्जेंट लॉन्च किया, लेकिन अगर आपको याद होगा कि वो ज्यादातर बर्तन मांजने वगैरह के काम में ज्यादा आता था। कपड़े फिर भी कम होते थे, है ना, क्योंकि लोगों को डर भी ये था कि कपड़े खराब तो नहीं हो जाएंगे, और उसको फिर रीइंफोर्स किया सर्फ की कैंपेन ने। पर इसमें कोई शक नहीं कि मासेस तक डिटर्जेंट पहुंचाने का काम निरमा ने किया बिकॉज ऑफ प्राइस। और उस समय जो मीडिया उन्होंने यूज किया, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इट वाज टेलीविजन एंड रेडियो। मैंने एक कहा तो सुना था कि उन्होंने कुछ तो अलग की पसंद निरमा, है ना, याद है वो जिंगल उनका? यस जिंगल। तो आई थिंक वो कैटेगरी का पहला जिंगल था शायद, नहीं उसके पहले भी कैटेगरी में मतलब कैटेगरी हो सकता है साबुन की, वॉशिंग पाउडर के इसमें। तो ओवर द पीरियड अभी निरमा का जैसे देखा है कि ब्रांड उतना वैल्यूएबल नहीं है, दूसरे ब्रांड ने उनको टेक ओवर किया है। तो व्हाट यू फील, मतलब क्या लैक रहा उनमें कि वो उतना निरमा जैसे उस जमाने में पेनिट्रेट हुआ था वैसा वो ये आज के इरा में पेनिट्रेट नहीं हो रहा है? अब मुझे एग्जैक्ट मार्केट शेयर फिगर्स तो ऑफ द कफ नहीं मालूम है डिटर्जेंट कैटेगरी में, पर निरमा इज स्टिल डूइंग रीजनेबली वेल, बट मार्केट भी ग्रो हुआ है, नए प्लेयर्स भी आएंगे। लेकिन घड़ी का जैसे आपने नाम लिया, घड़ी इज बिकम वेरी पॉपुलर अगेन, है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, दैट लाइन वर्क फॉर देम, एंड ऑल्सो उनकी भी स्ट्रेटेजी अच्छी है। दे प्लेड द प्राइस वॉरियर टू निरमा, है ना, हाई क्वालिटी एट डिसेंट प्राइस। तो मार्केट भी ग्रो हुआ है बहुत डिटर्जेंट का, साथ साथ में ब्रांड्स भी ग्रो हुए हैं। तो निरमा इज ऑल्सो डूइंग डिसेंटली वेल, आई डोंट थिंक उनकी कोई तकलीफ है सच। ओके। हाँ, लेकिन जो शेयर उनका पहले था वो थोड़ा बहुत शेयर कम हो सकता है कि वो उतना पेनिट्रेशन नहीं रहा होगा। आई डोंट नो, मुझे ऑफ द कफ जैसे मैं कह रहा हूँ, आई से दैट आई एम इग्नोरेंट अबाउट इमीडिएटली कि क्या हाल है अभी मार्केट शेयर्स का, बट आई एम श्योर कि दे आर स्टिल सेलिंग वेल। ओके सर, जैसे अभी आपने बोला कि अब उस समय निरमा ने अपॉर्चुनिटी देखा कि वो स्ट्रिंजेंट सेगमेंट अभी भी एम्प्टी था मार्केट में, मास मार्केटिंग वाला, वो मास कंजम्पशन वाला, जो हम आज के ज़माने में बोल सकते हैं अपर लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास। तो आज अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज अपर लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है। तो उस पॉपुलेशन में कोई ब्रांड पेनिट्रेट करने के लिए
फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड को क्या करना चाहिए? नहीं, कौन से सेगमेंट की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो जैसे मास सेगमेंट में अगर हम कोई भी एक ब्रांड लेते हैं, सपोज एक फूड कैटेगरी का ब्रांड है, फूड कैटेगरी ब्रांड को एक वो सेगमेंट में टारगेट करना है जिसमें 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रीच हो जाए। ओके। तो उसको उनका प्रोडक्ट अच्छा है, हाँ, एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी तो रहनी चाहिए। तो प्रोडक्ट क्वालिटी के अलावा उनको ब्रांड को पेनिट्रेट करने के लिए या मार्केटिंग डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ क्लियर है कि अगर आपको लोअर एंड ऑफ द मार्केट को, जिसको सीके प्रहलाद ने बहुत अच्छा कहा, बॉटम ऑफ द पिरामिड, यस, बॉटम ऑफ द पिरामिड को टारगेट करना है, तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि उनका पर ट्रांजैक्शन जो कॉस्टिंग है वो अफोर्डेबिलिटी कम है। तो आपको याद होगा, इंडिया वाज द कंट्री दैट स्टार्टेड द सैशे रेवोल्यूशन। यस, 1 रुपए में शैम्पू, सीके चिन्नी कृष्णन, जिसके ऊपर मैंने काम भी किया था, है ना। तो ही स्टार्टेड दैट, कि उसको दिखा कि एक शैम्पू की बॉटल अगर 100 रुपए की आती है तो एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास की लड़की या लड़का नहीं खरीद सकता चाह के भी। एंड वहाँ पे कई बार ओकेशन बेस्ड यूज करते हैं। हम लोग शैम्पू रेगुलरली करते हैं, वो कोई बड़ा शादी है कुछ है तो उस दिन शैम्पू लगाएंगे, बराबर, बाकी दिन नहीं लगा पाते। तो 1 रुपए का पैक इंट्रोड्यूस करने से दैट मार्केट एक्चुअली एक्सप्लोडेड कंप्लीटली। जो बड़े बड़े एमएनसी बैठे थे उन्होंने भी इमेजिन नहीं किया था कि कितना बड़ा मार्केट हो सकता है। तो हर मार्केट के लिए बाद में ये प्रूव हुआ। चाय का हो तो चाय का भी छोटे सैशे आ गए, तेल का हो, शैम्पू का हो, तो वो सेगमेंट में एक वन टाइम पे अफोर्डेबिलिटी कम रहती है, वो लेकिन बार बार खरीद सकता है जब उसको जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम कैसे नीचे ले जा सके। ओके, नंबर 1 कॉस्टिंग नहीं, प्रोडक्ट उतने का ही बेच रहे हो, पर किलो में भले ही उतने रेट है, पर वो यूनिट कॉस्ट जो उसको यूनिट कॉस्ट अफोर्डेबल होना चाहिए। हाँ, 1 रुपए में या 5 रुपए में या 2 रुपए में आज भी सबसे ज्यादा बिकने वाला पार्ले का 5 रुपए का पैक, 5 रुपए का पैक है, ठीक है ना। उन्होंने वो ग्रामेज कम किया और इन्फ्लेमेशन की वजह से, लेकिन पैकेट अभी 5 रुपए बेच रहे हो। जिस दिन वो 5 रुपए के 10 रुपए जाएगा, सेल कम हो जाएगा। तो क्योंकि वो जो खरीद रहा है वो बेचारा चाय के साथ लेता है और उसका एक मील हो जाता है शायद, तो 5 रुपए चाहिए। तो लो कॉस्ट एंट्री पॉइंट। 2 डिस्ट्रीब्यूशन की मास्टरी, क्योंकि ये जो ऑडियंस है ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कहीं एक जगह, ये सेग्रीगेटेड अक्रॉस रूरल मार्केट्स है, वेयर लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्ले अ वेरी मेजर रोल। तो अनलेस यू मास्टर लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मार्केट को आप पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे। लेकिन ये नहीं सोचना कि हमको इनको लो क्वालिटी देनी है, वो वैल्यू फॉर मनी कॉन्शियस भी हैं। उनको चीज की वैल्यू नहीं मिलेगी तो उतना पैसा भी आपको नहीं देंगे वो। देयर ओनली प्रॉब्लम इज दैट एट वन पॉइंट दे कैन गिव यू लिटिल मनी। तो इसलिए जब सैशे एक्सप्लोड किया तो ये बताया उसने कि भले ही मैं 50-100 रुपए की बॉटल नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन 1 रुपए का शैम्पू मैं खरीद सकता हूँ और शैम्पू लगाऊंगा मैं। तो ये लॉजिस्टिक्स एंड ये पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने उसको मैनेज कर लिया, देन यू कैन प्रॉब्ली पेनिट्रेट दैट सेगमेंट। ओके सर, ब्रांडिंग रोल प्ले करता है क्या? मतलब हाउ मच रोल प्ले करता है ब्रांडिंग? सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। देखो, मैं आज फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा मैं आपको, जहाँ प्रोडक्ट अच्छा तो कोई भी बना सकता है। मेरा कहना ये है, आज जितने बड़े एमएनसीज का ज्यादातर लोग प्रोडक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं बनाने का। मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन आउटसोर्स्ड मोर और लेस, ठीक है। लाइक एप्पल फोन की बात करते हैं, इट इज अ फैक्ट्री लेस कंपनी, सिंगल फैक्ट्री नहीं है उनकी, वो सिर्फ डिजाइन, पेटेंटिंग एंड मार्केटिंग ये चीज करते हैं, ठीक है। बाकी पूरी उनकी जितने प्रोडक्ट्स हैं पहले चाइना में बनते थे, अभी इंडिया भी बन रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे जिलेट शेविंग फोम मैंने एग्जांपल दिया था। इवन अभी आजकल नायका के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाहर मैन्युफैक्चर होते हैं। तो मैन्युफैक्चर आपकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं कंसिस्टेंटली उस हिसाब से एग्जैक्ट स्पेक्स के हिसाब से मैन्युफैक्चर करके देने वाले आपको बाजार में हजारों हैं। इसमें फार्मा कंपनीज में क्या हो रहा है, वही हो रहा है, जॉब वर्क, ठीक है। आपको जो फॉर्मुलेशन चाहिए, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहिए, उसमें मैन्युफैक्चर करके मिल जाएंगे। मास्टर वो है जो मार्केट करना जानता है, मास्टर वो नहीं है जो मैन्युफैक्चर करना जानता है। बहुत स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज अलग हैं जहाँ वो होगी, पर मोस्ट इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग इज नो रॉकेट साइंस टुडे। सो हाउ टू मास्टर अ ब्रांड? अब ये हाउ टू का जो कारण है, इसमें आपको इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्टोरी। इतना अच्छा सिंपल होता, एक एग्जांपल लेके किसी भी ब्रांड का। देखिए, फॉर एग्जांपल हम साबुन की अगर बात करें, यस, तो साबुन करीब करीब मार्केट में आज की तारीख में 100 के ऊपर साबुन के ब्रांड होंगे। यस, तो आपको ये समझना होगा कि साबुन का मार्केट कितना कॉम्प्लेक्स है, उसमें कितनी सेगमेंट्स हैं, एक ही प्रोडक्ट से कितनी अपेक्षा है लोगों की,
कोई वो साबुन से गोरा होना चाहता है, कोई वो साबुन से स्किन की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता है, कोई वो साबुन से फ्रेश फील करना चाहता है, कोई वो साबुन से फिल्मी सितारों जैसा सुंदर बनना चाहता है, कोई वो साबुन से झुर्रियाँ हटाना चाहता है। इतनी अपेक्षाएं, दैट मीन जितनी अपेक्षाएं उतनी सेगमेंट्स हैं। यस, उस सेगमेंट में हु इज द लीडर? ओके, Yes. इज देयर अ सेगमेंट दैट इज अनएड्रेस्ड? कोई ऐसी सेगमेंट है? तो पहले तो आपको ये सब एनालिसिस करनी होगी कि कौन सी सेगमेंट कितनी बड़ी है, किस रेट से ग्रो कर रही है, वहाँ कितनी कंपटीशन है, कौन उस सेगमेंट में कितना स्पेंड कर रहा है, कितने यूनिट्स पैक साइजेस हैं उसमें। वो देख के आपको ये पता लगाना पड़ेगा ये अनसॉल्व्ड इमोशनल इशू क्या है, या प्रोडक्ट या इमोशन, एंड उसका राइट कॉम्बिनेशन बना के वो आप जब अपील क्रिएट कर पाते हो और वो सेगमेंट को एड्रेस कर पाते हो, तो वो सेगमेंट के लिए आपका ब्रांड बनता है। ओके, तो इट इज़ नॉट अबाउट वन सिंगल फॉर्मूला कि ये डाला ये ब्रांड बन गया। इट इज़ अबाउट कंटेक्चुअलनेस। तो इसीलिए बड़े बड़े एमएनसी भी एक 4 ब्रांड सक्सेसफुल अगर उनके होते हैं तो एक ब्रांड उनका अनसक्सेसफुल भी होता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड अल्टीमेटली इज अ ब्लैक बॉक्स। यस, आप उसको 100% गारंटी से बोल नहीं सकते कि ये उसको चलेगा ही चलेगा। इतने डायरेक्टर्स फिल्म बनाते हैं, टॉप डायरेक्टर्स हैं, ओके। अगर उनको फॉर्मूला बनाना आता होता फिल्म का तो हर फिल्म हिट होती उनकी। बराबर। पर अगर अच्छा डायरेक्टर, हम उसी को बोलते हैं जो 5 हिट दी और 1 फ्लॉप दी। सो ऐसे कौन से पिलर है कि वो पिलर को अगर हम ध्यान रखेंगे हाँ, तो कोई भी एक ब्रांड सक्सेसफुल बन सकता है? तो देखो, कोई भी ब्रांड सक्सेसफुल बने जरूरी नहीं चाहे आपने सब पिलर को ध्यान दिया तो भी, पर इंपॉर्टेंटली क्या चीजें हैं, मतलब उसको अगर अदर वे लेंगे अपन, तो ब्रांड चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, सक्सेस के चांसेस बढ़ेगा। एक ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या ऐसी कौन सी 3 या 4 चीजें हैं ध्यान में रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो वो जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में हम आ रहे हैं वहाँ पे एग्जिस्टिंग हालात क्या हैं, कितने प्लेयर्स हैं, क्या मार्केट शेयर्स हैं, कौन लीडर है, वो कौन से मतलब उसके साइकोग्राफिक्स डेमोग्राफिक्स क्या हैं, उसके ऑडियंस की इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ द, कौन सी अपील है कर रहा है वो, किस प्रकार की अपील है उसकी, कितनी कंपेटिटिव कैटेगरी है, कितनी एंट्री बैरियर्स हैं। ये स्टडी करने के बाद आप डिसाइड करते हो तो ये निश मुझे खाली दिख रही है, यहाँ पे ये अपील के साथ इस प्रकार से इस ब्रांड पर्सनैलिटी के साथ अगर मैं किसी चीज़ को प्रेजेंट करूँगा तो मैं इन लोगों से इस प्रकार से अलग रहूँगा, इसलिए ये लोग मुझे लाइक कर पाएंगे। ओके, मींस जिसको ये चाहिए, आइडेंटिफाइंग अ राइट इन्वायरमेंट, niche for yourself. That means the right audience, the right appeal to that audience, the appeal that that kind of audience wants to have. So for example, हम soft drink की category लेते हैं। Coke has been the leader for 120 odd years. Pepsi has been a follower for about 100 years. यस, बहुत ज़माने तक ये सब सही चल, फिर उन्होंने फ्रूट जूसेस भी लॉन्च किए, सब लॉन्च किए। उसके बाद जो सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट बेवरेज में हुआ है कोई, वो रेड बुल है। Neither Coke thought of it, nor Pepsi thought of it, nor the other big players in the industry thought of it. This man who, I'm forgetting his name, वो थाईलैंड गया, उसने थाईलैंड में एक ड्रिंक पिया जो उसको नोजिया था उस समय उसके लिए, एंड ही क्वाइट सेड यार ये तो अच्छी चीज़ है, तो उसके प्रमोटर से मिला एंड सेड, वो ऑस्ट्रिया से आया था कि मैं इसको ऑस्ट्रिया में मार्केट करूँ, तो दे फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप, ओके, एंड ही लॉन्च्ड दैट फॉर्मुलेशन विद सम चेंजेस इन ऑस्ट्रिया एज रेड बुल, एंड इट कॉट ऑन। एंड उसने आज तक कोई अगेन कभी मैन्युफैक्चर उसने नहीं किया। रेड बुल की मैन्युफैक्चरिंग इज ऑलवेज बीन आउटसोर्स्ड, बट ही न्यू हाउ टू मार्केट इट। ही डिड नॉट मार्केट इट इन द कन्वेंशनल वे, जो आप एड टेलीविजन पे उसने कभी एड नहीं डाली। ही टुक अनकन्वेंशनल थिंग्स लाइक एडवेंचर, क्योंकि वो उसको ड्रिंक को ही उसने एक लाइफस्टाइल, जिसको एडवेंचरस लाइफस्टाइल, तो उसने सबसे ऊपर स्पेस में आदमी भेजा वहां से कूदने के लिए। यस, है ना। फार्मूला 1 की एक टीम स्पॉन्सर की उसने, एक टीम क्रिएट की जिसने 4 बार फार्मूला 1 चैंपियन रह चुके हैं रेड बुल की टीम। तो ये सब प्रकार की चीजें की उसने जो अनकन्वेंशनल मार्केटिंग की पूरी, बराबर है। और अनकन्वेंशनल ड्रिंक लेके आया जिसका टेस्ट एक्चुअली अच्छा नहीं है, एक्चुअल टेस्ट में अगर आप देखो तो उसने वो जो चीज ढूंढी, ये है ब्रांड बिल्ड करने का तरीका। एक और कोला लॉन्च करता वो, या ऑरेंज लॉन्च करता तो शायद सक्सेसफुल नहीं होता वो, बट ही फाउंड अ कैटेगरी एंड एन ऑडियंस फॉर दैट कैटेगरी। अब ऐसे ही एक लिक्विड डेथ नाम का ड्रिंक है, इट इज वाटर, यस, प्योर वाटर इन अ कैन। यस, उसका भी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो जब ये उसको शौक था म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में जाने का, और वो देखता जब म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में लोग गाते, ये जो सिंगर्स एंड ऑल, दे वुड इन ब्रेक्स एंड ऑल पिक
अब कैन्स एंड ड्रिंक आउट ऑफ इट, बियर एंड ऑल, बियर के कैंस रहते थे। Yes. तो उसने बोला यार ये बियर पी थे, इतना पी रहे व्हाटएवर, उसके बाद गा भी रहे। तो लेटर ही फाउंड आउट कि वो कैन ही सिर्फ उसका रहता था, उसमें पानी होता था। हाँ एंड उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि पार्टीज वगैरह में कई लोग ऐसे होते हैं जो पीते नहीं है बट दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्टी। सो क्या पिए वो, तो कोला सूट नहीं करता है। अब कोई भी कैन, तो उसने बोला मैं पानी लॉन्च करता हूँ। Yes. एंड वो पानी उसने लिक्विड डेथ के नाम से लॉन्च किया। Yes. एंड टुडे इट्स अ ह्यूज ब्रांड। यस, मैंने वो स्टोरी पढ़ा है उनके बारे में, लिक्विड तो डेथ के बारे में। ऐसे ब्रांड क्रिएट होते हैं जब आप ऐसी चीजें ढूंढते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन कंज्यूमर की अंदर जाके पता करने की कोशिश कर पाते हैं हम कि यार ये क्या चाह रहा है, ये ऐसी चीज चाह रहा है जो पार्टी में होल्ड कर सके। ही फील्स कूल अबाउट इट आल्सो, Yes. इट मे बी ओनली वाटर। इट्स लाइक फैशन। तो मैंने एक कहाँ तो पढ़ा था जब मैंने एक ही रेड बुल को जब लॉन्च करना था, हाँ, तो उनने डिस्को पब्स एंड बार्स के बाहर, ये लंदन में ही हुआ हाँ था। लंदन में ही I have हुआ done था। this, story also, यस, कि लंदन के सब पब्स और बार्स के बारे में बाहर उन्होंने बीन्स में ना एम्प्टी कैंस डाले थे, इधर उधर रखे इधर हुए, उधर रखे हाँ, थे। हाँ, यस यस हाँ। यस, एंड दे पीपल गॉट अटेंशन, हाँ, तो ये हाँ, क्या है, हाँ। तब उनका सेल बहुत बड़ा था। यस। तो ऐसी एक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अकाई या आइवा नाम का ब्रांड था जिसने बॉम्बे में किया था कि उन्होंने एक्स नंबर ऑफ कैब्स, काली पीली कैब्स चलती थी, टैक्सी Yes, चलती yes, थी, उनको हायर किया और सबके ऊपर अपने खाली खोके, टेलीविजन के बड़े खोके बनते थे उस समय, कार्डबोर्ड के, वो बांध दिए और वो सिटी में ड्राइव करने बोला, घूमते रहो। तो लोगों को लगा ये यही बिक रहा है माल आजकल, क्योंकि लोग घर वहां पे लेके जाते हैं तो ऊपर बांध के ले जाते हैं टेलीविजन को, और उससे उसकी विजिबिलिटी इतनी बढ़ी कि वो माल बिकने लगा उसका। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना आना चाहिए, आपको अनफुलफिल्ड इमोशनल या प्रोडक्ट नीड को समझते आना चाहिए, और उसको उस तरीके से वही राइट टारगेट ऑडियंस को उसको दिखा के कन्विंस करना आना चाहिए, देन यू हैव अ ब्रांड। से इमोशनल नीड जो बोला आपने अभी, वो कैसे रोल प्ले करती है ब्रांड सबसे में? बड़ा रोल प्ले करती है, मतलब इमोशनल से। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग जो है ना, हम बोलने के लिए रैशनल है, हाँ हम रैशनल है नहीं। कोई जानवर दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने एक बार खाना खा लिया तो आज उसको एक दाना भी और खिला सको। ह्यूमन बीइंग पूरा पेट भर के खाएगा, बाजार में निकलेगा, कचौरी अच्छी दिख गई फिर खा लेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर कुछ जलेबी दिख गई जलेबी खा लेगा, दूध गर्म कढ़ाई में दिख गया वो पी लेगा। तो वी आर बेसिकली इरैशनल। वी लव टू से दैट वी आर रैशनल। देयर इज अ प्रोफेसर कॉल्ड जेल्टमैन, हार्वर्ड बिजनेस का रिव्यू में उसका वो आया, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का प्रोफेसर है। उसने लिखा 95% ऑफ आवर डिसीजंस, परचेज डिसीजंस, कंज्यूमर परचेज डिसीजंस आर इमोशनल एंड नॉट रैशनल। अगर आपने ये घड़ी पहनी है तो इसलिए नहीं पहनी है कि टाइम बहुत एक्यूरेट दिखा रही है। टाइम तो बहुत घड़ियाँ एक्यूरेट दिखा सकती है। कोई अगर आदमी 7 लाख रुपए की 8 लाख रुपए की रोलेक्स पहनता है, समय देखने के लिए तो है ही नहीं वो घड़ी ना। वी ऑल मेक इमोशनल डिसीजंस। ये ज़्यादा, अभी कितने आपको मैं एग्जांपल दे दूं इस चीज़ के, कि फॉर एग्जांपल वाइन है। यस, अभी सो नाउ एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कि स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी में एग्जाम ये हो रहा था, रिसर्च हो रही थी, तो उनको अलग अलग प्राइस की वाइन पिलाई गई और टेस्ट बताने को कहा गया। एफएमआरआई इक्विपमेंट पहनाया हुआ है। सो पहले उनको बोले ये $90 पर बॉटल की वाइन है, फिर ये $40 पर की वाइन है, फिर ये $10 पर बॉटल की वाइन है। तो वो बोला $90 की पसंद आ रही है कि 10 और किसका टेस्ट बेटर है, तो जैसे $90 की, जबकि वाइन दोनों एक ही थी। तो ये कोई रैशनल डिसीजन है? आवर माइंड थिंक्स बेस्ड ऑन द इनपुट वी गेट। इससे पहले कि टेस्ट बड डिसाइड करेगा, माइंड डिसाइड कर लेता है क्या हो रहा है। हाँ, वो मैंने कहा तो पढ़ा था, पहले आँख से खाना पड़ता है, फिर नाक से, फिर मुंह से। बस यही चीज कहानी पूरी जिंदगी की वही है। तो इट इज 95% ऑफ बाइंग डिसीजंस आर इमोशनल। इफ दैट बी द केस, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ ब्रांड व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस डू यू वांट टू इवोक. If those emotions are evoked, then your brand will probably sell, and if they get latched on to your brand, then you are done for a long time. Yes, मैंने वो भी पढ़ा था, जैसे आपने रोलेक्स का नाम लिया अभी, अभी भी वो ट्रेंड चल रहा है. आई वॉज इन स्टोर बिफोर 6 months कि एक ब्रांड चाहिए था मुझे, उसका एक मॉडल चाहिए था वॉच का. उन्होंने सब डिटेल्स ले लिया और उन्होंने बोला कि ये वॉच जो है अभी अवेलेबल नहीं है, यू आर इन वेटिंग लिस्ट. क्यों? और फिर मैं दूसरे शॉप्स में गया इंडिया में. इंडिया में वही मॉडल, वो ब्रांड का प्राइस जो है वो प्राइस का 20% मोर में अभी आपको चाहिए तो 20% एक्स्ट्रा देके आपको खरीदना है. तो अभी ब्रांड तो इतना फेमस हो गया है, तो व्हाट इज़ द रीज़न, इतना स्कैरसिटी निर्माण करने का रीज़न क्या है?
तभी तो लग्जरी ब्रांड है ना। लग्जरी ब्रांड क्यों बनता है? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग दोनों कंट्रोल रहती हैं। आज अमी के पर्सेस हैं, तो उसका सेकंड हैंड मार्केट कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। हाँ, रोलेक्स का सेकंड हैंड मार्केट इतना बड़ा इसलिए कि आप अगर नई घड़ी खरीदने जाओ, आपके पास 7 लाख रुपए हैं तो भी वो आपको नहीं बेचेंगे कि आपके पास पहले कितनी रोलेक्स हैं। अभी हम करंट कस्टमर्स को बेच रहे हैं, उनकी कलेक्शन बड़ा कर रहे हैं। आप अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर ये दे दो, हम वेटिंग लिस्ट में रखेंगे आपको। ये सब कहानी इसीलिए की जाती है। ऐसा नहीं है कि रोलेक्स के पास पैसे की कमी है, एक फैक्ट्री डाल के और वो जितनी चाहिए उससे डबल वॉचेस नहीं बना सकता। बनाएगा तो लग्जरी नहीं रह जाएगी वो। बराबर। सो दे वांट टू कीप दैट स्टेटस ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ पीसेस गोइंग आउट एवरी ईयर। यस। और अभी मैं देखा आफ्टर कोविड एक ईरा चेंज हो रहा है, वो ईरा में ऐसा हो रहा है कि इंक्लूडिंग अस, एवरीवन वांट टू बिल्ड देयर ओन ब्रांड्स। फैक्ट्री का पर्सनल ब्रांडिंग हुआ, फिर अपने जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का ब्रांड हुआ, शो केसिंग हुआ, जो भी है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग जो डेवलप कर रहे हैं हम, कि वो पर्सनल ब्रांडिंग डेवलप करने का इंपॉर्टेंस क्या लगता है आपको? व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस टू आई विल नॉट कनेक्टेड टू कोविड, आई विल से डिजिटल जब से ऑल परवेजिव हो गया है, डिजिटल के कारण क्या हुआ, पर्सनल ब्रांडिंग को एकदम से इंपॉर्टेंस मिल गया है। क्योंकि आपका फेस, आपकी विजिबिलिटी, आपका रिकग्निशन, आपका अथॉरिटी उस इंडस्ट्री में ईजी हो गया है बनाना। पहले क्या होता था कि हम इनको गेट कीपर्स कहते हैं कि आपको आम जनता तक अगर पहुंचना है, अखबार, टेलीविजन, यही मास मीडिया अवेलेबल थे। तो अगर आपकी स्टोरी किसी एडिटर को अपील करती कि आपने ये किया है, तो वो स्टोरी अखबार में छपती, तो आप लोगों तक पहुंच पाते। दे वर द गेट कीपर्स। कितनी इन्फॉर्मेशन जाएगी, किसके बारे में जाएगी, दे विल डिसाइड दैट। वंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स केम इन, अब आपके पास टेलीविजन चैनल से ज़्यादा पावरफुल मीडिया आपके हाथ में है। और अगर आप में क्षमता है तो आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो। ये जब लोगों को समझ में आया तो वो इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग बिकेम सो मच। आज मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि देयर इज अ काइंड ऑफ अ पर्सनल ब्रांड दैट हैपेंड टू मी एक्सीडेंटली आफ्टर आई स्टार्टेड गोइंग ऑन इंस्टाग्राम। तो उससे पहले तक मेरे एरिया के लोग ही मुझे जानते थे। अब आज आई एम रनिंग अराउंड ऑल ओवर द कंट्री मीटिंग एज कंसल्टेंट एसेट व्हाटएवर। तो ये क्यों हो पाया? इसके कारण सबसे पावरफुल टूल एक टेलीविजन, पूरा चैनल आपके हाथ में है, डिजिटल। आप उसको अगर सही तरीके से यूज कर पाओगे तो देयर इज नो एंड टू व्हाट यू कैन डू। सो देयरफॉर पर्सनल ब्रांडिंग हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट टुडे। सो डू यू फील पर्सनल ब्रांडिंग का यूज किसी एंटरप्रेन्योर को उसके बिजनेस में हो सकता है? हाँ, हो रहा है। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ और मैं आपसे पैसे मांगने की क्षमता क्यों रखता हूँ? क्योंकि आपको लगता है ये आदमी को आता है जो बोल रहा है, क्योंकि मैंने इतना सुन लिया, देख लिया, इज प्रूवन ऑन दीज ग्राउंड। नहीं तो आप मेरे को जानते भी नहीं, कभी मैं पहुंचता ही नहीं नासिक और ना कभी हम मिलते। बराबर। तो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठा हूँ कि आपने मुझे नासिक बुलाया है, काम की बात कर रहे हैं हम। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि पर्सनल ब्रांड बना। नहीं ठीक है, आपका तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग का ये है। कोई एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है, तो मैन्युफैक्चरिंग या कोई प्रोसेस इंडस्ट्री का है, तो वो प्रोसेस इंडस्ट्री का ओनर या एंटरप्रेन्योर अगर वो खुद का पर्सनल ब्रांड बनाता है तो उसका पर्सनल ब्रांड उसके बिजनेस में हेल्पफुल हो सकता है क्या? बहुत हो रहा है ना ऑलरेडी। आप देखिए जितने अभी ऑफलेट जितने नए जिसको हम पहले स्टार्टअप बोलते थे, बड़े हो गए हैं सारे के सारे, चाहे वो अंकुर वारिको हो या ये हो, ये सब अल्टीमेटली पर्सनल ब्रांड बना क्यों रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टली उनका रिफ्लेक्ट करता है ऑन देयर ओन ब्रांड, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके, बिकॉज देयर इज अ फेस आई कैन पुट टू अ कॉर्पोरेट एंटिटी टुडे एंड अ फेस इज एनी डे मोर क्रेडिबल। उसके रिस्क भी होते हैं, ऐसा नहीं है। क्या रिस्क हो सकते हैं? रिस्क ये हो सकते हैं कि देखिए एज अ अभी जैसे फॉर एग्जांपल भाविश अग्रवाल का ओला का केस हुआ। यस, कुणाल कामरा कर सकते हो ओला का केस? भाविश क्या हुआ था कि ओला ने 2 व्हीलर्स लॉन्च किए, स्कूटर्स, ईवीज है ना, ईवी स्कूटर, और उसमें पहले बुकिंग उनको बहुत ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आया क्योंकि प्रोडक्ट की डिज़ाइन ये सब बहुत अच्छा था। तो ट्रिमेंडस यानी इतना कि वो फुलफिल नहीं कर पाए। उसके बाद में वंस द प्रोडक्ट केम इन द मार्केट, प्रॉब्लम्स। उसके बाद सर्विस की फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी, प्रॉब्लम आने, कस्टमर कंप्लेंट्स बहुत बढ़ गई। तो एक दिन कुणाल कामरा ने ट्वीट कर दिया कि यार तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, इफ़ यू कांट सर्विस दी व्हाई डू यू वांट टू सेल मोर एटसेट्रा व्हाटएवर। उसके ऊपर उसने बहुत गंदा कमेंट किया भाविश अग्रवाल ने। उसके बाद कुणाल कामरा ने उसकी बजा डाली पूरी ऑनलाइन, यहाँ तक कि उसका शेयर प्राइस क्रैश हो गया। उसको मतलब अपोलोजाइज किया नहीं, पर उसको फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो गया उसके कारण। एंड इस कंपनी की पूरी इमेज जो है वो एवरीवेयर मीम्स वर ऑल ओवर ऑनलाइन कैसे ओला। और
अब जो आज तक एम्पलीफाई नहीं हुई थी कंज्यूमर कंप्लेंट्स, वो सब सामने आने लग गई। तो इतना पर्सनल ब्रांड हिट हर्ट क्यों हुआ? बिकॉज एक इरेटिक स्टेटमेंट टू द रिस्पॉन्स ऑफ कुणाल कामराव, वो प्योरली अगर प्यार से बोल देता यार वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर अ स्टार्टअप, वी आर डूइंग दिस, वी जस्ट कम इन दिस न्यू इंडस्ट्री टू अस एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट, सम ऐसा कुछ लिख देता, थिंग्स वुड हैव, बट प्रॉब्ली एट दैट पॉइंट इन टाइम ही डिड नॉट रियलाइज। और आदमी का थोड़ा ईगो होता है, उसने उल्टा सीधा जवाब दिया और वो उल्टा पड़ गया उस पर। उसमें ऐसा ही है, जैसे आपने बोला एक मिस्टेक बिजनेस ये कर सकती है। अभी मुझे रिसेंटली मैंने एक न्यूज़पेपर में या कहाँ तो पढ़ा था, अभी पुमा का एक केस हुआ था। उनने वो स्पेलिंग मिस्टेक किया था, PVMA किया था, तो इतना हिट हो गया, वो पूरा मेम्स में आ गया। वो मिस्टेक नहीं था, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, बिकॉज उन्होंने पीवी सिंधु के साथ टाई अप किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर, पीवी सिंधु एंड बैडमिंटन के प्रोडक्ट्स और वो सब। तो उन्होंने डेलिबरेटली जो की स्टोर्स थे अक्रॉस द कंट्री कुछ, उसमें वो PVMA कर दिया और वो फिर प्लांट किया कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उसका हुआ एंड देन केम द रियल रीजन, तो उसका एक्साइटमेंट बढ़ा, बहुत बड़ा एक्साइटमेंट, बहुत ट्रेंड हुआ वो। तो दैट वाज न्यूज़पेपर्स में, दैट वाज होल थिंग वाज प्लान्ड पीवी सिंधु को लाने के लिए। ओके, हाँ, तो यही तो मार्केटिंग है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीच ऑफ द ऑडियंस, एग्जैक्टली, एंड यू हैव टू डू समथिंग सो डिफरेंट कि देन इट गेट्स टॉक्ड अबाउट। सो अभी जो कमिंग बैक टू पर्सनल ब्रांडिंग सर, सो हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल पर्सनल ब्रांडिंग? देखिए, सक्सेसफुल पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपकी खुद की सुपर स्पेशलाइजेशन, आप किस में बहुत अच्छे हो, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना। तो सपोज आप यू आर वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग दी एडिबल कमोडिटीज मार्केट, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, या ठीक है। सो ग्रोअर से लेके उसके पहले से लेके एंड सेलिंग तक आप पूरी चेन को अच्छे से समझते हो, आपकी डोमिनेशन है उस पर, आप उसके बारे में कभी भी कुछ भी बोल सकते हो। यस, वो लेके देन कम्स सेकंड स्टेप, उसके लिए विजिबिलिटी क्रिएट करना। So you start talking about that. You start always, giving free knowledge about that, etc., etc. You become more visible in that particular area and gets known as a specialist for that. Then authoritatively, constantly build your authority on that. Maybe you publish a book on that. Maybe you come on various. अभी मैं आपको recommendation में देने ही वाला था. Yes. So you come on different people's podcasts as a specialist in that. Okay. You get quoted in Economic Times कि ये cycle, food cycle ऐसा हो रहा है तो अब क्या हो सकता है? जब ये आपकी bites आने लगेंगी चैनल्स पे, टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर्स में, आपकी बुक, आपका ये, तो आप you will start being seen as an authority in that field. Okay. So ये एक वर्चुअस साइकिल बिल्ड कर रहा है नाउ। अथॉरिटी बिल्ड ब्रिंग्स मोर विजिबिलिटी ब्रिंग्स मोर अथॉरिटी, एंड देन यू बिकम ऑन पैनल ऑफ ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टडी पे, इस पे, उस पे, और वो और अथॉरिटी। सो ये पूरी एक वर्चुअस साइकिल बन के एक इकोसिस्टम ऐसा बन जाता है कि जिसमें यू आर एबल टू डोमिनेट योर इंडस्ट्री एंड क्रिएट द काइंड ऑफ प्लेस दैट गिव्स यू एन अनफेयर एडवांटेज, नॉट अनएथिकल, but a competitive advantage in your industry. That is what making a personal brand is all about. Okay. और पर्सनल ब्रांड को इवॉल्व करने के लिए एक चीज़ है, लेकिन उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए व्हाट यू थिंक उसमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, जैसे कंसिस्टेंट रखने के लिए यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द नेक्स्ट वेव। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं आया लेगेसी मीडिया से, ट्रेडिशनल मीडिया से, डिजिटल आता हुआ दिखा, आई वॉज ऑलरेडी 50, फिर भी मैंने उसको सीखने की कोशिश किया, देन उसको भी मास्टर थोड़ी करने की कोशिश की, उसमें इमर्स हुआ। तो जो चेंज आ रहा है, एज हमारी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ फिर भी मैं अगर फ्लेक्सिबली उसको इवॉल्व करके अपने आप को उसके लिए रेलेवेंट रख पाता हूँ, तभी मैं अपने पर्सनल ब्रांड को कंसिस्टेंटली चला सकता हूँ, एंड इंश्योरिंग दैट आई एम ऑलवेज एथिकली राइट, बिकॉज जितना आपको ये बेनिफिट कर सकता है उतना नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अगर आप पर्दे के पीछे कुछ और हो, आगे कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आज का जो दौर है ना, उसमें वो छुपना बहुत दिनों तक बहुत मुश्किल है। यस, हर चीज सामने आ जाती है सूनर और लेटर। यस, सो यू बेटर बी गुड एट व्हाट यू डू, यू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, यू बी ऑथेंटिक, देन मास्टर द न्यू ट्रेंड्स एंड यू आर डन फॉर लाइफ। ओके, दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट कम टू माइंड इमीडिएटली कि ये चीजें करनी ही पड़ेंगी आपको अगर पर्सनल ब्रांड को कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रखना पड़ा। एंड व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स वन कैन डू, और उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग डेवलप करते समय? देखो, पर्सनल ब्रांड जब थोड़ा सा बनना शुरू होता है ना, तो आदमी अपने आप को एक क्योंकि चारों तरफ से लोग मिलते हैं, वहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, तो अपने अंदर से एक फीलिंग आने लगती है, हाँ मुझे तो सब आ गया। तो वन इज कॉम्प्लेसेंसी, कभी भी किसी को सब कुछ नहीं आता,
समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तो कॉन्स्टेंटली लर्न करना आपको जरूरी है। एक कोई स्टेज ऐसी नहीं आती कि आपने जान लिया और अब हो गया काम खत्म। आज भी आई मेक श्योर दैट आई स्पेंड एक्स अमाउंट ऑफ टाइम ऑन लर्निंग, दैट इट कुड इंक्लूड रीडिंग न्यू लिटरेचर, दैट कुड इंक्लूड different kinds of podcasts from experts, that could include going to various kind of workshops in my as a participant and learner. So one is that there is no end point to learning. The world is going to evolve whether you are with the world or not there. Yes. Okay? So you have to ensure that you are in step with that. To never let your ego blow so big कि आप फिर वो गलती वहीं पे होती है इंसान की। मतलब जमीन पे रहना है। बिल्कुल, जब आपको थोड़ा सा फेम मिलने लगता है या थोड़ा सा आपको लोग जानने लगते हैं बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांड, आप थोड़े से एरोगेंट हो सकते हो, आप उल्टे सीधे लोगों को जवाब दे सकते हो, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो फटाफट हो सकता है, राइट। तीसरा, बी वेरी ऑथेंटिक। जो नॉलेज है ना उतनी बात करो। आपने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी, मुझे उसको नहीं मालूम था उस समय कि ये टेलीविजन पे आज का रेट चल रहा है, मुझे नहीं मालूम, मैंने बहुत दिन से यस, मैं अगर उसको फ्लिप थ्रू करने की कोशिश करूंगा ना तो इतना बड़ा ऑडियंस बैठा है कि इमीडिएटली पॉइंट आउट कर देगा। यस, तो बी वेरी ऑथेंटिक। ये मुझे आता है, ये नहीं आता, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आपको कुछ छुपाने की, ट्रांसपेरेंट, ऑथेंटिसिटी, ऑनेस्टी आज के लोग चाहते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा सुपरफिशियल वर्ल्ड हो गया है। तो ये 3-4-5 चीज़ें अगर हम गलत करेंगे तो ब्रांड का डाउनफॉल भी उतना ही फास्ट होता है आज जितना ब्रांड का राइज होता है। दोनों चीज़ों की स्पीड ट्रिमेंडस हो गई है। सर, कोई ऐसा एक ब्रांड बता सकते हो कि जिसका डाउनफॉल इजीली हुआ है और वो एक मिस्टेक था, वो मिस्टेक की वजह से उसका डाउनफॉल हुआ है? एकदम से लाइक नोकिया का लीजिए। नहीं, नोकिया का डाउनफॉल दूसरे कारणों से हुआ क्योंकि एप्पल ने एक इकोसिस्टम नया लेके आ गया, पूरा तरह से प्लेइंग फील्ड ही बदल दिया। फ्रॉम अ फोन it no longer remained a phone, it became something else. Yes. It became in the sense your personal computer assistant, whatever you call it, right? Yes. So right from the full touch screen to a better experience to the app ecosystem. Yes. Everything was changed. And Nokia could not, of course, do it because उन्होंने beat them to the game. Yes. तो Nokia, BlackBerry, ये सारे एक साथ बेचारे. BlackBerry was the first with IM, Instant Messenger and business phone, but ultimately the Apple experience of the ecosystem, the OS was so powerful कि you could do so much more because of the app ecosystem. So app ecosystem was open to developers. तो आप बैंकिंग का ऐप बनाना चाहते हो, बनाओ, bring it on. आप ये करना चाहते हो, जो करना चाहते हो, तो सारे ऐप्स एक जगह पे आ रहे हैं। आप जो चाहे तो कर पा रहे हो, धीरे धीरे इवॉल्व होते चले जा रहा है। तो इसका मतलब क्राउड आउटसोर्सिंग हो गई, आउटसोर्स्ड मतलब क्राउड सोर्सिंग हो गई चीज़ों की। आपको सब चीज़ डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसका वो ओपन कर दिया है API एंड लोग डेवलप कर रहे हैं, और जिसका चल गया आ गया तो आपकी प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारी चीज़ों के कारण नोकिया कुड नॉट मैच। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ जैसे जो हम बात कर रहे हैं अभी कि वैसी गलती के कारण। इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल लीप। यस, मतलब टेक्नोलॉजी में उन्होंने खुद को इवॉल्व नहीं किया। हाँ यार, इमेजिन नहीं कर पाए कि ये हो सकता है इसके साथ। दैट्स व्हाई देयर वाज अनदर विजनरी देयर। क्या फिर अपना जो आज का चल रहा है उसके साथ इतना डॉर्मेंट रहना, उसी के साथ ही लगे रहना कि हम अलग, मतलब जो हो रहा है फ्यूचर में या जो होने वाला है उसके बारे में, जैसे NPD रहता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसमें ज़्यादा स्टडी करना नहीं करना, वो एक रीज़न हो सकता है उनका। देखिए अभी कभी ना कभी हर एक, देखिए ऐसा है कि जो भी बिजनेस में आप हो, आज कौन सा बिजनेस जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है वो कल आपको हिट कर सकता है बिकॉज ऑफ सम डेवलपमेंट, वो आप आज इमेजिन नहीं कर सकते हो। जैसे इन्होंने तो फ़ोन बनाया, बट पूरी फिल्म जो कैमरा फिल्म बनाती थी वो इंडस्ट्री, कैमरास बनानी थी वो इंडस्ट्री, रिकॉर्डर्स बनानी थी वो इंडस्ट्री, कैलकुलेटर इंडस्ट्री, सारों को एक साथ हिट हुआ ना। जब ये एक प्रोडक्ट बना तो कम से कम 30 प्रोडक्ट मर गए। यस, अभी वो कैटेगरी के भी नहीं है, बट बिकॉज दे आर ऑल इन दिस, आई डोंट नीड दोस प्रोडक्ट। मैं तो वॉच भी नहीं पहनता हूँ। तो अब कौन सी इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री को हर्ट करेगी ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। दैट इज वाई दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। यस सर, गोइंग अगेन टू द ब्रांडिंग में, जैसे अभी ये जो लैविश ब्रांड्स है, लग्जरी ब्रांड्स जो है, अभी लग्जरी ब्रांड्स जो है जैसे गुची हुआ, शनेल हुआ, या फिर अपना रोलेक्स हुआ, हाँ, तो ये ब्रांड का एक कंसिस्टेंसी है और उनका मार्केट भी एक कंसिस्टेंट लेवल पे है कि वह दोज पीपल आर बाइंग दैट प्रोडक्ट, वही पीपल उनको रिपीट हो रहे हैं और वो बाय कर रहे हैं। और एक ब्रांड है जैसे कि कोई लो कैटेगरी का ब्रांड है और उन दोनों के बीच वाला एक ब्रांड आता है। ओके, तो ये ब्रांड की जो कैटेगरीज है, ओके, जैसे टॉप ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड ने लग्जरी सेगमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें करना चाहिए या उनने कैसा सक्सेसफुल बने हो? देखिए इसके पीछे ना कई चीज़ें जाती हैं। एक,
कुछ कैटेगरीज में कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंड देयरफॉर अब तो खैर जियो टैगिंग और वो सब हो गया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ दीज ब्रांड्स दैट यू मेंशन्ड कम फ्रॉम फ्रांस, यस, राइट, एंड मिलान, इटली, डिजाइन सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड इन अ वे। तो एक शैम्पेन है। अब शैम्पेन क्योंकि फ्रेंच प्रोडक्ट है तो फ्रेंच वैल्यू इन टर्म्स ऑफ शैम्पेन एक रीजन का ही नाम है जहाँ से आने वाले को आज अपन शैम्पेन बोल सकते हैं, बाकी को नहीं बोल सकते। वैसे स्कॉच का है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब डिजाइन टर्म्स में मिलान हैज प्लेड दैट रोल। तो कुछ तो बेनिफिट्स ये हैं ऑफ द रीजन दैट दे कम फ्रॉम, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग brand for luxury category. Yes. Something coming out of India as a luxury brand would become a little more difficult, will take some more time for some more evolution to happen. तो कुछ तो ये बेनिफिट हो जाते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि दूसरा मतलब आपको लग्जरी ब्रांड में एक एलिमेंट ऑफ स्कैरसिटी तो रखना पड़ेगा। वो स्कैरसिटी और प्राइसिंग से अचीव करते हो आप कई हद तक, तो कि प्राइसिंग ही इतनी रखते हो कि उसकी मास डिमांड ना क्रिएट हो पाए। अभी जैसे एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, बर्बरी ब्रांड। बर्बरी, यस, हाँ। इट यूज टू बी अ लग्जरी ब्रांड वंस, देन व्हाट हैपेंड के अमेरिका में, सॉरी यूके में वो चेक इतना पॉपुलर हो गया कि वो डुप्लीकेट बहुत होने लग गया। यस। तो एक अगर ओरिजिनल होता तो उसके पीछे 100 डुप्लीकेट होते। और डुप्लीकेट जो है वहाँ के ये जो लोअर क्लास के जो उस समय उसको शैव्स बोलते थे, चैव्स, वो पहनने लगे, चारों तरफ वही दिखने लगा। तो जो एक्चुअल बायर था वो घबरा गया, ये तो कचरा लोग पहन रहे हैं, लोग नहीं बोलना चाहिए मतलब वो भाषा में, बट एवरीबॉडी इज वेयरिंग दैट, एवरी मतलब जो जिनको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता वो भी पहन रहे हैं। तो बड़े बड़े स्टोर्स ने मार्क्स एंड स्पेंसर वगैरह उनको रखना भी बंद कर दिया बर्बरी को। सो देन अ न्यू डिजाइनर वाज ब्रॉट इन, जिसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, मैंने उस पर रील की हुई है। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि उसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, नो मोर चेक्स, बर्बरी चेक्स बंद करवा दिया। ही ब्रॉट इन अ न्यू सेट ऑफ डिजाइन्स, न्यू मॉडल, उस समय जो ब्रिटिश की सुपर मॉडल थी, एंड कंप्लीटली न्यू रेंज। वहां से उसने लाइफ शुरू की और उसके करीब 12 साल बाद या 13 साल बाद उसने वापस से वो चेक्स इंट्रोड्यूस किए। उसको उसने पहले खत्म किया कि चेक्स से मतलब बर्बरी ही नहीं है, क्योंकि बर्बरी अब चेक्स नहीं बनाता है। तो ये लग्जरी आइटम के साथ जो रिस्क होता है वो ये वाला भी होता है कि उसकी कॉपी, आजकल तो आईपी के कारण काफी डिफिकल्ट है, पर एक टाइम पे नहीं था। इंडिया वगैरह में आज आईपी लॉज इतने अच्छे नहीं है, तो स्ट्रीट पे आपको सारे नाइकी और ये एडिडास सारे डुप्लीकेट्स मिल जाते हैं, ड्यूप्स जिनको बोलते हैं। पर ये चीज को काउंटर करना, कंट्रोल्ड एलिमेंट्स मार्केट में देना। आप एक साधारण शॉप में जाओगे अगर अपनी वाइफ के लिए पर्स खरीदने, तो इतने सारे बैग्स होते हैं, भरा होता है पूरा, ये भी, और आप वही एक लुई वुइटन में जाओगे तो 5 पीस रखे होंगे, बाकी खाली जगह होगी। तो ये उसका प्रेजेंटेशन का स्टाइल। सो हाउ दे सस्टेन, लग्जरी ब्रांड मार्केट में सस्टेन कैसे करता है फिर, मतलब हाउ दे मेक्स मनी, गुड मनी? बिकॉज दे सेल इट 100 टाइम्स द प्राइस ऑफ द नॉर्मल। अल्टीमेटली एक बैग जो आप क्रॉफर्ड मार्केट में 200 रुपए का खरीदते हो, वो 5 लाख रुपए का बेच रहा है ना, तो कितने बैग बेचने पड़ेंगे आपको 5 लाख रुपए का होने के लिए? ओके। तो प्राइसिंग का डिफरेंशियल इतना बड़ा है कि एक बैग में उनको उतना पैसा मिल जाता है। सो दे डोंट हैव टू सेल एज मेनी इन नंबर्स एट द प्राइस दैट दे सेल। सो एक नॉर्मल कार, इफ फॉर एग्जाम्पल इज एट 4 lakh of rupees and a Mercedes sells just 1 crore rupees, they have to sell just one car, whereas this guy will have to sell how many to make 1 crore? तो वो नंबर्स गेम नहीं रह जाता एनी मोर देन प्राइसिंग गेम। हाँ। ओके सर, अभी आपने नाम लिया था नाइकी का। नाइकी का मैंने आई थिंक आपका ही कहाँ तो रील में देखा था या पढ़ा था मैंने कि वो बहुत एक किसी ट्रेनी ने वो नाइकी का आर्ट स्कूल का ट्रेनी था, लड़की थी, हाँ लड़की थी, उसने वो नाइकी का लोगो बना दिया और वो आज इतना हिट हुआ है। सो व्हाट इज द रीजन? मतलब नाइकी दिखने में तो सिंपल लगता है लोगो, तो फिर भी आज भी वो सबके दिमाग में है, उसको देख के लगता है कि नाइकी है। तो उसको बाद में कंपनी के शेयर दिए, कुछ 20 या 25 डॉलर में उसने बना के दी थी वो। एंड बाद में उसको उसने एज अ थैंक यू कुछ शेयर्स दिए कंपनी के। बट मैं लोगो तो एक चीज है ही है उसमें, डेफिनेटली है लोगो। वो नाइकी का लोगो आज भी सूश है और पेनिट्रेट हुआ है दिमाग में, वो देखते ही लगता है कि लोगो है। पर मतलब कंपनी ने और भी बहुत सारी चीजें सही की, तब जाके भी वो लोगो इतना पॉपुलर हुआ। व्हाट आर दे? उसका तो जैसे माइकल जॉर्डन की जो रेंज लॉन्च की उन्होंने जो इनोवेशन किया विद शूज, उनकी ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विद शूज, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जो उनके एयर वाला जो सोल आया, तो बहुत बाकी काम भी हम लोग क्या होता है, एक लोगो पे ठीक है लोगो इम्पोर्टेंट है, पर सिर्फ लोगो चल पाता था कि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता तो
मार्केटिंग अच्छी नहीं होती तो प्राइसिंग, सारी चीज़ें उसमें आती है ना। फिल नाइट की अगर आप स्टोरी पढ़ो तो अमेजिंग स्टोरी है। तो लोगो वॉज वन पार्ट, येस, बट उसके साथ में उन्होंने जो बाकी चीज़ें की वो कोई कम नहीं थी। माइकल जॉर्डन को शायद एडिडास ने रिजेक्ट कर दिया था, देन ही पिक्ड अप, दे माइट आर रिग्रेटिंग फॉरएवर, ठीक है ना। सो ऐसे कितने सही कदम उठाए हैं एक के बाद एक के। अब दे आर अगेन नाउ यू नो इन अ वे कॉम्प्लेसेंट हो गए थोड़ा सा, दूसरे ब्रांड उनको काफ़ी हर्ट कर रहे हैं, नए नए ब्रांड्स बहुत सारे आ गए हैं कैटेगरी में, बट इवन नाउ दे आर द लीडर्स, यस। तो एक सिर्फ लोगों को क्रेडिट कर देना पूरी कंपनी के सक्सेस के लिए इज नॉट राइट। There are so many things that have gone right have been done right by the company to be able to come to that stage. नहीं अभी हाँ, ये आपका सुनते समय मेरे ध्यान में एक आया कि हम इतने सारे कॉफ़ी शॉप्स जाता हूँ मैं भी, यहाँ के लोकल भी जाता हूँ, बाकी अच्छे जाता हूँ, लेकिन जैसे स्टारबक्स में एंट्री करते हैं तो एक स्मेल आता है, पूरा कॉफ़ी का पूरा स्मेल आता है। दैट इज डिजाइन्ड वहाँ वो मतलब वो स्टारबक्स का कॉफ़ी आप घर में लेके आओ उतना स्मेल नहीं आएगा उतना जितना उनके स्टोर में जाने के बाद पूरा स्मेल आता है कॉफ़ी का। और वो इन्वायरमेंट बनाते हैं और जाके कॉफ़ी लेते हैं, अब हम इतना महंगा वो कॉफ़ी पीते हैं, वो भी नॉर्मली कॉफ़ी है, ऐसा नहीं कि वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी 100 टाइम्स बेटर बनाया है। तो और फिर स्टारबक्स का इतना चेंज आ गया, इतना ये सेल कर रहे हैं, तो वो भी एक रोल प्ले कर सकता है क्या ब्रांड को डेवलप करने के लिए। तो ये तो एक वही है ना कि स्टारबक्स ने अपनी रेंज ऑफ एग सैंडविचेस बंद कर दी। क्यों? क्योंकि एग की जब सैंडविच एग बनता था तो उसकी फ्रेग्रेंस वुड ओवर पावर देयर कॉफी फ्रेग्रेंस। सो दे सेड नहीं, वी इवन एट इफ वी डोंट सेल अ फ्यू आइटम्स मेक अ लिटिल लॉस, विल डू आवर कॉफी फ्रेग्रेंस इन द स्टोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि आप स्टोर के बाहर से भी गुजरो तो आपकी कॉफी स्मेल बाहर तक जो आ रही है वो आपको इनवाइट कर दे अंदर आने के लिए। बराबर। तो ये सेंसरी मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें कि आपको एक एग्जांपल और है, ब्रांड साउथ कोरिया में सोल में ये हुआ था। कौन सा ब्रांड है, मेरे को नाम, बड़ा फेमस ब्रांड है, ऑफ द कफ याद नहीं आ रहा है मेरा ना। आफ्टर 60 ईयर्स ये याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो एकदम। यू आर स्टिल यंग सर। तो उन्होंने क्या किया, जो ऑफिस टाइम पे होता, कम्यूट में ऑफिस में लोग बस से ऑफिस जाते थे, सोल में हुआ है ये, तो दे वुड इंट्रोड्यूस अ कॉफी स्मेल इन द बस, सिर्फ अरोमा, और साथ में वो अपनी जिंगल चलाते, और जहां बस उतरती रुकती उनके वहां पे उसके पास ही कहीं ना कहीं उनका स्टोर होता था कॉफी का। तो उनका बिजनेस 27% बढ़ा ओनली विद दिस एक्टिविटी। कि सुबह बस से जब ऑफिस से बंदा निकला तो बस के अंदर कॉफी की डिस्पेंसर्स थे, अच्छा फ्रेग्रेंस डिस्पेंस करते, वो रेडियो स्पॉट चलाते उसमें वो वाला कॉफ़ी का, और जैसे ही वो उतरते तो उनको कॉफ़ी पीने की इच्छा से ही उतरते, सीधा कॉफ़ी शॉप ढूंढते हुए जाते। फ्रेग्रेंस इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेंसरी मतलब फ्रेग्रेंस की वजह से उनको फिर दिमाग में लगता था कॉफ़ी पीना है, चाहिए, क्रेविंग क्रिएट हो गई। हाँ, तो अभी हमको बहुत आसान है ना, आपको अगर आप मॉल में घूम रहे हो और आपको फूड कोर्ट की तरफ लेके आना है, तो हम बेकिंग की स्मेल अगर इंट्रोड्यूस कर दें ऐसी इवेंट में तो आपको भूख लगने लगेगी सबकॉन्शियसली, और आप फूड कोर्ट की तरफ चलना शुरू कर दोगे। सर आपने थियो ब्रामा का नाम सुना है? थियो ब्रामा, मैंने हमारा मतलब वी आर इन सेम कैटेगरी, वो भी फूड में है, मैं भी फूड में काम करता हूँ, बट वी आर डिफरेंट कैटेगरी, दे आर बेकरीज एंड आई एम इन फ्रेश फ्रूट। तो थियो ब्रामा का मतलब एक न्यूज़ आया था कि इट वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड फूड कैटेगरी का, कोई आई थिंक 3000 करोड़ या कुछ तो उसका ब्रांड वैल्यू हुआ था। दे आर 2 वुमेन्स, दे हैव स्टार्टेड इट, एंड आज भी उनका मतलब मैं भी टेस्ट किया हूँ, क्वालिटी इज कंसिस्टेंट है, लेकिन जो टाइम पीरियड था 0 से लेके वहाँ तक जाने का, इट वाज नॉट दैट बिग। ओके, सो क्या लगता है उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया होगा कि तब वो जाके इतना बड़ा ब्रांड बन गया, आज मतलब वो मार्केट में फूड सेक्टर में बड़ा ब्रांड बन रहा है? एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने उनकी स्ट्रैटेजी स्टडी तो नहीं की है, एंड आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ देयर प्रोडक्ट कैटेगरी, बिकॉज मेरी जब डॉटर बॉम्बे में काम करती थी एंड नागपुर में मैं रहता हूँ, तो वहाँ स्टोर नहीं था, तो जब भी बॉम्बे से आती वो लेती हुई आती थी, एंड वी वुड ऑल एंजॉय इट। अब तो नागपुर में भी अब तो सब जगह स्टोर्स आ रहे हैं। तो वन ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट वाज गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, प्रोडक्ट वाज वेरी गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट ओनली अ प्रोडक्ट कैन नॉट, गुड प्रोडक्ट जैसे मैं बोलता हूँ, इज ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट। यस, आउट ऑफ 100 गुड प्रोडक्ट्स मे बी 2 विल बिकम गुड ब्रांड्स। तो दे डिड दैट। नाउ आई विल हैव टू स्टडी दिस कि क्या हुआ, क्या रीजंस थे उनके इतने सक्सेसफुल होने के लिए, बिकॉज पहले तो इनिशियली उनकी एक ही स्टोर था। यस, एक ही स्टोर से वो बॉम्बे में करते थे, एंड ग्रेजुअली बिकॉज उनका नाम इतना बनने लगा तो देन दे स्टार्टेड मोर स्टोर्स एटसेट्रा। बट एग्जैक्ट रीजंस क्या थे उनके सक्सेस के, दैट आई आल्सो हैव टू स्टडी इन फैक्ट। सर जैसे ब्रांड में देखा जाए कि मैंने आपका बहुत सारे रील्स भी देखे हैं, आई हैव लर्न समवेयर कि ब्रांड में जो कलर है, कलर कैटेगरी
कलर कैटेगरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसी भी ब्रांड के Yes. लोगो में या ब्रांड के नाम में. सो कैन यू इलेबोरेट इट, मतलब हाउ? तो ऐसा है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो हर चीज़ से सिग्नल्स लेता है, ठीक है ना. तो आपको कुछ दिखा कलर, तो आपके दिमाग में कुछ इमोशंस इवोक होंगे ही होंगे, कुछ चीज़ें होंगी होंगी. तो ये देखा गया है कि रेड कलर है फॉर एग्जांपल, दैट इंक्रीजेस दी आपकी हार्ट बीट, that increases the pulse rate, that increases the breathing rate, and that increases the metabolic activity, and you start feeling a little hungry. Then there is the yellow color. Yellow color has the longest wavelength in the visual spectrum. Okay. तो सबसे दूर से येलो दिखता है, इसलिए ट्रैफिक साइनेज वगैरह येलो में बनाए थे. तो जितने ये दोनों को फूड कलर्स कहा जाता है. तो मैकडोनल्ड्स देखोगे आप, या बर्गर किंग देखोगे आप, या KFC देखोगे तो रेड एंड वाइट. सो रेड इज सपोज टू मेक यू हंग्री, बिकॉज मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ा तो आपको एनर्जी ज़्यादा यूज, तो आपको खाना यूज हो गया तो हंगर की फीलिंग आएगी. प्लस दे आर विजिबल कलर्स. तो दूर से हाईवेज पे होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर मैकडोनल्ड्स के, तो दूर से दिखे. तो ये एक पार्ट हो गया. ब्लू कलर will make you feel calmer. Blue color is a more professional color. So professional companies, IBM, etc. would use blue. Green color is again a very calm color. It is a color of growth. It is a color of organic stuff, etc. etc. तो हर कलर के पीछे साइकोलॉजिकली ह्यूमन क्या इमोशन इवोक करता है, क्या करता है, उसके कुछ बिल्कुल क्लियरली होती हुई चीज़ें हैं. तो अगर वो कलर्स उस हिसाब से यूज़ किए जाए, फॉर पर्पल फॉर एग्जाम्पल गिव्स यू फीलिंग ऑफ एक्सक्लूसिविटी, लग्जरी एटसेट्रा, गोल्ड. तो ये सारे कलर साइकोलॉजी कहलाती है. और इसका सही यूज़ हो तो आपको एक एडवांटेज होता है, एक इनहेरेंट एडवांटेज होता है. पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने ये नहीं किया तो ये नहीं होगा. यू कैन स्टिल बिल्ड अ ब्रांड, बट हाँ एक नेचुरल एडवांटेज. अभी विंड डायरेक्शन भी वही है और आपकी शिप भी वही डायरेक्शन में चल रही है, तो आपको इंजन पावर कम लगती है. यस, तो वैसे काम करेगा आपके लिए. बराबर है. पहले हम देखते थे कि बाबा, जैसे मेरा भी बचपन गया है, बचपन में आपके इसमें हम क्या करते थे कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कहाँ पर भी पीते थे. अभी ड्रिंकिंग वाटर इटसेल्फ बिकमिंग अ बिग ब्रांड, वेरी बिग इंडस्ट्री. एंड हर कोई पैकेज ड्रिंकिंग वाटर खरीदना चाहता है. तो ड्रिंकिंग वाटर में जो ब्रांड इस्टेब्लिश है, जैसे बिस्लेरी लेते हैं अपन. ओके, बिस्लेरी तब पानी बेचता था, तब सोचते थे कि वाह ये सिर्फ फॉरेनर जो आते हैं उनके लिए है कि पानी कोई खरीद सकता है क्या. अभी ड्यूरिंग द इरा ये इवोल्यूशन हो गया, हर कोई अभी पानी पी रहा है. तो इसमें जो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी जो भी यूज़ किया है बिस्लेरी ने या पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर्स ने, ओके, सो हाउ यू थिंक कि ये जो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी किया और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किया इसलिए ये चल रहा है, या पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ कंसर्न इसलिए चल रहा है? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं इसमें. एक तो बढ़ती हुई हमारी हेल्थ कॉन्शियसनेस. यस. दूसरा गिरता हुआ हमारा एनवायरमेंटल जो भी क्लाइमेट के अपने एनवायरनमेंट के कंडीशंस हैं, पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें, बढ़ती हुई बीमारियां. तीसरा इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम. बाहर खाना पीना वो क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है. हम इवॉल्व कर रहे हैं, हम एज अ सोसाइटी ज़्यादा अफ्लुएंट हो रहे हैं. तो ये सारे चीज़ें एक साथ प्ले इन कर रही हैं, एंड प्लस बेटर डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा. तो एट एन आर्म्स लेंथ पानी अवेलेबल है. और बाहर अब पानी पीने को मैं डरता हूँ दूसरा, क्योंकि उसमें पता नहीं मुझे बीमारी हो गई तो आई लूज मोर देन. सो दिस इज अ चीपर वे ऑफ स्टेइंग हेल्दी. भाई बीमारी के लिए खर्चा करना, आपको डॉक्टर के 500 रुपये देना है, दवाई के 1000 रुपये देना, 1500 रुपये लगेंगे, तो पानी कितने का आ जाएगा? ठीक है. सो हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, सारी चीज़ें, लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है. तो ये सारी चीज़ें प्ले इन कर रही हैं फॉर इंक्रीजिंग दी दिस थिंग अबाउट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर. ये सारे प्ले इन कर रहे हैं उसमें. प्लस डिस्ट्रीब्यूशन. अगर यहाँ पैकेज पानी अवेलेबल नहीं होता, मुझे 2 किलोमीटर दूर से लाना होता, तो मैं पी लेता जो पानी अवेलेबल है. पर आज हर कोने पे क्योंकि मिल सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्प्रूव हो गया, इसलिए आई कैन अफोर्ड इट. सर और एक पूछना था इफ़ेक्टिव ब्रांडिंग के बारे में. इफ़ेक्टिव ब्रांडिंग जो है वो हाउ हेल्पफुल फॉर एनी पर्टिकुलर कंपनी और ब्रांड, या उसका कुछ एग्जांपल दे सकते हो क्या? क्या इफ़ेक्टिव ब्रांडिंग किया उन्होंने तब जाके वो ब्रांड इतना सक्सेसफुल बना, या ये हुआ? आप जितने नाम ले सकते हो, चाहे वो तनिष्क हो, चाहे वो टाइटन हो, चाहे वो मारुति हो, वो सब इफेक्टिव ब्रांड हैं करके मुझे याद है, और करके मैं उनको पैसे देके उनकी चीज़ खरीदता हूँ. कैन यू इलेबोरेट इट? मतलब देखिए
इंडियन मार्केट ज्वेलरी का फॉर एग्जाम्पल, अब सबके फैमिली ज्वेलर्स होते थे, बराबर है। हम लोग सदियों से उनसे ही ज्वेलरी खरीदते थे, यस। और ट्रस्ट उसकी बुनियाद होता था। जब तनिष्क टाइटन, टाटा की कंपनी, उन्होंने टाइटन लॉन्च किया, टाइटन भी धीरे धीरे सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि वॉच इंडस्ट्री में इंडियन ब्रांड्स नहीं थे, बाहर से प्रोडक्ट आने बंद हो गए थे, HMT था सिर्फ, तो वो प्लस बहुत सारी और चीज़ें, उन्होंने एक फ्रेंच कंपनी से कोलैबोरेट किया फॉर मूवमेंट्स एक्सेट्रा, डिसेंट क्वालिटी, डिसेंट प्राइस, डिसेंट डिज़ाइन इंडियन होने लग गए, तो टाइटन इंडस्ट्री बिकम सक्सेसफुल। देन दे डिसाइड टू यूज द सेम प्रिंसिपल्स टू गेट इनटू ज्वेलरी, बट ज्वेलरी में जब आए वो बुरी तरह से फेल हो गए। क्यों फेल हुए? क्योंकि अल्टीमेटली वो फॉरेन मार्केट को मॉडल बनाया, वहाँ 18 कैरेट की ज्वेलरी चलती है, और 18 कैरेट की ज्वेलरी को वो लेके इंडिया में आए। इंडिया में 18 कैरेट की ज्वेलरी कोई खरीदता नहीं है, और उनको चाहिए थी 22 कैरेट की ज्वेलरी, और इंडियन डिज़ाइन, वहाँ फॉरेन डिज़ाइन। तो बहुत साल धक्के खाते रहे। फिर उन्होंने देखा कि इंडिया में 22 कैरेट की ज्वेलरी तो चाहिए, पर जो 22 कैरेट की ज्वेलरी देके बेचा जा रहा है माल, वो 22 कैरेट है ही नहीं, जितने भी ट्रस्टेड ज्वेलर्स आपके होंगे। तो उन्होंने कैरेटोमीटर जर्मनी से लेके आए और वो सारे स्टोर्स में लगाया, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि 60% ज्वेलरी जो लोगों को फ्री टेस्ट करने के लिए दिया, 60% ज्वेलरी जो थी वो 22 कैरेट बोल के बेची गई थी, पर 22 कैरेट नहीं थी। तब तक भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। लोगों को यही पता चला सिर्फ कि हाँ मेरी ज्वेलरी 22 बोल के दी है, पर 20 है, 21 है, 19 है। तो उन्होंने नई स्कीम लॉन्च की, प्योर फॉर इम्प्योर। तो आप 22 कैरेट 19 के ऊपर कैरेट की ज्वेलरी लाओ, हम आपको 22 कैरेट की देंगे एट आर कॉस्ट। सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है, मेकिंग चार्ज जो लगना चाहिए। उसके बाद वो सक्सेसफुल हुए, ऐसा सक्सेसफुल हुए कि आज की तारीख में आई थिंक दे वुड ओन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर द बिगेस्ट प्लेयर। यस, दिस इज द पावर ऑफ अ ब्रांड एट द एंड ऑफ द डे। यस सर, व्हाट डू यू थिंक ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग? अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो करते हैं, हाँ, उसके वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग हाउ इफेक्टिव है, और कौन से ब्रांड है जो डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा इवॉल्व हुए रादर देन ट्रेडिशनल मार्केट, और ऐसे कौन से ब्रांड है जो ट्रेडिशनल मार्केट में ज़्यादा इवॉल्व हुए रादर देन डिजिटल मार्केटिंग? तो ये जो बैलेंस है ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग का, उसमें ऑफकोर्स डिजिटल मार्केटिंग ऑलवेज विन्स, लेकिन व्हाट यू फील अबाउट इट? देखो, कॉस्ट इफेक्टिविटी में डिजिटल को आप बीट ही नहीं कर सकते हो हर चीज़ में। तो अभी वो ट्रेडिशनल धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। अभी मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यू विल हार्डली सी एनी ट्रेडिशनल ऐसे जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज प्योरली अ डिजिटल गेम, मतलब एज अ फ्यूचर लुक्स टुडे। तो अभी जितने ब्रांड्स बिल्ड हो रहे हैं वो सारे डिजिटल ही जाएंगे। ट्रेडिशनल का ज़माना मोर और लेस पीछे छूट रहा है हमसे, थोड़ा थोड़ा रह गया जो, ठीक है, वो भी कितने दिन रहेगा पता नहीं। तो वो बोलना ही अब हो गया दौर ख़त्म, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, और डिजिटल को देखिए, इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसमें हम पावरफुल बन सकते हैं। और किसी ने, आई एम फॉरगेटिंग किसने बोला कि एवरी कंपनी शुड थिंक लाइक अ मीडिया कंपनी नाउ, क्योंकि एवरी कंपनी हैज अपनी ये सेटअप क्रिएट किया, डिजिटल के लिए क्रिएट किया। प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं डाली आपने कि कल से मैं अपना अखबार या मैगजीन शुरू करूंगा, ठीक है। तो अगर आप मीडिया कंपनी की तरह सोचोगे तो आप क्या सोचना शुरू करोगे कि मैं क्या मीडिया प्रोड्यूस करूंगा जो कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहेगा। Yes. When you start thinking like that, then you become a new age company, then you become a digital company, and every company has to think that way कि मैं अपने ब्रांड के हिसाब से क्या प्रोड्यूस करूं मीडिया जो मेरा जो कंज्यूमर है उसके लिए इंटरेस्टिंग हो और वो कंज्यूम करना चाहता है वो मीडिया। यस, अभी जैसे मैं ट्रेडिशनल और डिजिटल का बात कर रहा था, अभी कुंभ मेला चल रहा है हमारा। कुंभ मेला जो है वो ट्रेडिशनल ब्रांडिंग का एग्जाम्पल है मोर और लेस, अभी जाके वो डिजिटली जा रहा है। सो व्हाट यू थिंक, कुंभ मेला का जो अभी मार्केटिंग हो रहा है या डिजिटल अपना उसका ब्रांडिंग हो रहा है, सो वो कौन से वे में है? मतलब कुंभ मेला अपने आप में इतना बड़ा और इतना पुराना ब्रांड है कि पर लेकिन देखिए उसकी जो पहले जितने लोग होते थे और जितने उसमें फॉरेनर्स आते थे, आज कितना बढ़ गया है। आज बहुत बढ़ गया है। व्हाट इज द रीजन? मतलब द रीजन इज डिजिटल, बिकॉज चारों तरफ आप कुछ भी खोलो तो आपको वहीं के साधु, वहीं के लोग, वहीं की स्टोरीज, BBC पे भी, इस पे भी, जहाँ मीम्स भी, इन्फ्लुएंसर भी वहीं जाके बैठे हुए हैं, वहीं से रोज कंटेंट भेज रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स भी पहुंचे हुए हैं। तो आपके अंदर भी इच्छा होती है इतनी बड़ी चीज क्या हो रही है, मैं भी जाके देखूं। तो ये भी डिजिटल ने उसको एम्पलीफाई किया है। मैं ये नहीं, मास कम्युनिकेशन तो सभी हैं मेथड्स, बट डिजिटल के पास जो पावर है, जो रीच है,
वो आज किसी और के पास नहीं। यस अभी हाँ मैं कुंभ मेला का एग्जांपल ले रहा था। कुंभ मेला में क्या हुआ था कि एक बाबा फेमस हुए IIT बाबा, आपने भी सुना होगा। हाँ वो फेमस इस वजह से हुए कि ही स्टडीड इन IIT। तो ऐसा किसी ब्रांड के लिए या किसी का पर्सनल ब्रांडिंग के लिए उसका पास्ट स्ट्रांग होना जरूरी है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए एक तो वायरलिटी प्रिडिक्ट नहीं हो सकती। यस ठीक है। दूसरा, उसके साथ फैसिनेशन इसलिए हुआ कि बाबा को यू डोंट एक्सपेक्ट टू बी एन IITian। हाँ दिस द फर्स्ट काइंड ऑफ बाबा। नहीं, ऐसे देखा जाए तो रामकृष्ण मठ में, रामकृष्ण मिशन में बहुत सारे IITians हैं। हाँ जो वर्ल्डली चीज गिव अप करके जिन्होंने संन्यास ले लिया, ठीक है ना, दीक्षा ले ली। ऐसे दूसरे भी आश्रमों में, संस्थाओं में बहुत हैं। पर उस समय उस आदमी का वहां रहना और सही उसने कैप्चर कर लेना उसको, और वो वायरल चले गया, तो दैट वाज हिज मोमेंट। ओके। तो डिजिटल में ऐसा ही होता है कि आपका मोमेंट कौन सा है वो आपको भी नहीं मालूम है। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने एक रील की पिंक टैक्स के ऊपर, यस, एंड दैट वेंट टोटली वायरल। उसके बाद मुझे न्यूज़ चैनल से कॉल आया, आई वाज लाइव ऑन NDTV, आई वाज लाइव ऑन IBN CNN, वो सिर्फ पिंक टैक्स के कारण। सर पिंक टैक्स क्या होता है? पिंक टैक्स ये है कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट बनाते हो, फीमेल के लिए वही प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है और मेल के लिए वही प्रोडक्ट उससे सस्ता है। सेम जिलेट का रेजर पिंक पैकेजिंग में आता है, हाँ, और विमेन के लिए बनता है तो वो ज़्यादा महंगा है। हाँ, और वही ब्लू कलर में मेल हम जो खरीदते हैं उसके लिए बनता है, वही ब्रेजर, कोई चेंज नहीं है प्रोडक्ट में, सस्ता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट फीमेल्स दे रही हैं फीमेल प्रोडक्ट होने के लिए, उसको पिंक टैक्स बोलते हैं। किसी कंपनी को, किसी को, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता है। इट इज अ टैक्स विमेन आर पेइंग जस्ट टू बी विमेन इन अ वे, तो इसको पिंक टैक्स नाम दिया जाता है। तो मैंने उसके ऊपर स्टडी की और मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढे जिनकी डिफरेंशियल प्राइसिंग है कि विमेन के लिए महंगे हैं और मेल के लिए सस्ते हैं, एंड आई डिड अ रील ऑन दैट वेंट वायरल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो वायरल चले जाएगी। तो ऐसा वो एक मोमेंट की बात होती है कि वो चीज सबको हिट की विमेन को। तो किरण मजूमदार शॉ ने उसको अपने ट्विटर पे ट्वीट किया कि ये आई ऑल्सो नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए, अनफेयर है वगैरह वगैरह। एंड वहां से टुक अ डिफरेंट लाइफ ऑफ इट्स ओन, एंड इट वाज एवरीवेयर। मुझे US से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, सब जगह से मेरे जहाँ जहाँ कोई था दूर का पहचान का, ये तेरी तू यहाँ क्या कर रहा है, ये तू क्या कर दिया, ये मतलब आई वाज आल्सो क्रेजी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे सर कोई एग्जांपल दे सकते हो पिंक टैक्स का? जिलेट का दिया ना, जिलेट के रेजर्स सेम, मेरी रील है उसमें सारे एग्जांपल्स हैं। ये प्रोडक्ट साबुन, ये विमेन के लिए इतने का, ये मेल के लिए इतने का, ऐसा। ये हैंड वॉश या जो भी चीज़ थी, उसका रीजन क्या? कुछ नहीं, क्योंकि विमेन कॉन्शियस है और उनको ब्यूटी चाहिए शायद, या कुछ चाहिए, तो उनको लगता है हम इनको प्रीमियम में बेच सकते हैं। और मेल इतना कॉन्शियस नहीं है इसके बारे में, चीज़ के बारे में, उसको सस्ते में दे रहे हैं। कोई रीज़न नहीं, कोई प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं है। ओह तो ये चीज़ उनके साथ रेजोनेट की, विमेन के साथ। अच्छा, एंड देयरफॉर इट वेंट वायरल। सर जैसे आप देखा जाए, मैंने आपका एक लेक्चर भी अटेंड किया था, उसमें भी पढ़ा मैंने, आप कई लिटरेचर भी पढ़े हैं मैंने। उसमें मैंने मतलब जैसे ब्रांड या मार्केटिंग के ऊपर कंपनियां पैसा खर्च कम करती है, एवरेज कंपनियां जिनको पता है वो ज़्यादा पैसा खर्च करती है, इसी वजह से कंपनियां पीछे रहती है, ऐसा बहुत बार सामने आता है। सो इज इट ट्रू? हाँ, तो मैं हमेशा अपने सेशंस में इसमें बोलता ही हूँ कि अभी इंडिया में अभी एवोल्यूशन हो रहा है। नहीं तो मैं आज 40 साल से स्मॉल और मिडिल सेक्टर से ही डील कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ मोरलेस, राइट ना। तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट के टैंजिबल एसेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो आपको नई फैक्ट्री डालनी है तो आपको ज़मीन 1 करोड़ की लेने में दर्द नहीं होता, आपको उस पर 50 लाख का प्लांट क्रिएट करने में दर्द नहीं होता, 1 करोड़ की मशीन लगाने में आपको लगता है ठीक है। लेकिन कोई अगर आपको बोलेगा कि इसके ऊपर 2 करोड़ रुपए अब खर्चा करना है मार्केटिंग के लिए, तो आप सडनली सोचने लगते हो यार ये क्या हो रहा है, मुझे 2 करोड़ रुपए मार्केटिंग के लिए क्यों खर्चा करने हैं। तो हम ये नहीं समझ पाते कि इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट भी ब्रांड में उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी टेंजिबल है। और MNCs जो है वो उल्टा वर्क करती हैं, वो प्लांट नहीं डालती, वो मार्केटिंग पे खर्चा करती है, पूरी इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग पे करती है ताकि ब्रांड स्ट्रांग होकर मार्केट में एस्टैब्लिश कर पाए अपने आप को। मैन्युफैक्चरिंग किसी से भी करवा लेती है। तो ये जो डिफरेंस है कि हम ब्रांड को एक इन्वेस्टमेंट ना मान के एक्सपेंस मानते हैं, क्योंकि उसमें हमको ये टैंजिबल एसेट दिखता है और इसकी वैल्यू बढ़ेगी, लैंड ले लिया आज तो मैंने, इसका क्या होगा, तो ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है अगर ब्रांड स्ट्रांग होता है। तो ये हम मानने को तैयार नहीं है
स्मॉल और मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज। लार्ज में अभी हो रहा है धीरे धीरे, अभी जाके अवेयरनेस आ रही है, ब्रांड्स में लोग अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर ये जब तक नहीं होगा तो वर्ल्ड के टॉप जो मोस्ट वैल्यूएबल 100 ब्रांड्स है उसमें इंडिया का एक भी ब्रांड नहीं है। क्योंकि ब्रांड के एक्सपेंडिचर को हम आज भी काफी हद तक एक्सपेंस मानते हैं, Yes. उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। वो मेंटलिटी अभी तक क्रिएट नहीं हो रहा, अभी धीरे धीरे हो रहा है। तो वो टाइम आ गया है, अब धीरे धीरे हो रहा है। बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं, हम देख रहे हैं चेंज आ रहा है। आप बात कर रहे हो मुझसे ब्रांड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये चेंज आ रहा है ना। पहले आपने सब फिजिकल एसेट्स बना लिए, इतना सुंदर स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट, इतना सुंदर ऑफिस, सब कुछ। अब यू फील यार कहीं तो कुछ है, तो अब ब्रांड की हम आज बात कर रहे हैं बैठ के। तो ये पहले करेंगे लोग, पर आपका बिजनेस की बात अलग है। योर बिजनेस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ बिजनेस, जहाँ बैकएंड से शुरू करना पड़ता है। अगर आपके पास आपका ग्रोअर हाथ में नहीं है तो आप बेचोगे क्या? तो आपको पहले वो सप्लाई चेन पूरी कंट्रोल करनी है, उसके बाद ब्रांड बनाना है। तो यू आर राइट, बट बाकी प्रोडक्ट कैटेगरी में ऐसा नहीं है। सर फ्यूचर ट्रेंड्स में जैसे AI आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक योर AI हाउ इट विल हेल्प इन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग? अभी कुछ AI टूल्स आ गए हैं, जो AI टूल्स में ऐसा है कि आप बस प्रॉम्प्ट दो उसको, वो जीनी आ जाएगी, फिर वो बताएगी आपने मार्केटिंग के बारे में और ये सब करेगा। सो कैन AI रिप्लेस द होल आइडिया ऑफ द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग? नहीं, देखिए, रिप्लेस द आइडिया तो नहीं बोलना चाहिए, बट इट विल बी अ ह्यूज फैसिलिटेटर। क्योंकि आज आप जो चीज़ बैठ के इन टर्म्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एनालिटिक्स, ये वो ओवर वीक्स करते, वो आपको ओवर सेकंड या मिनट्स में करके दे देगा वो। बहुत सारी चीज़ें जो मुमकिन नहीं थी मुमकिन हो रही हैं, या जिनको करने में एक नॉर्मल एडिटर को वीडियो एडिटिंग में या इसमें इनहैंसमेंट में हफ्तों लगते, वो ओवर मिनट्स हो रहा है। आप वर्बल प्रॉम्प्ट दे के या लैंग्वेज प्रॉम्प्ट दे के एक पूरा वीडियो क्रिएट कर पाते हो। तो ये पावर्स जो आ रही हैं वो आपको बहुत बहुत फैसिलिटेट करेंगी। पर उसका दूसरा ये है कि जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनियां कर पाती थी क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट मांगती थी वो चीज़, तो इट्स अ ग्रेट इक्वलाइजर ऑल्सो। अब वो छोटी कंपनीज भी वो कर पाएंगी बेस्ड ऑन AI एजेंट्स। तो अगला आने वाला ये जो साल है वो AI एजेंट्स का साल रहेगा। एजेंट्स का मतलब है नीचे के LLM तो डेवलप हो गए हैं, अब उसके ऊपर इंडस्ट्री नीड स्पेसिफिक जो चीज करनी है उसके लिए वो एजेंट्स रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंसी बड़ा डोमेन, उसके लिए LLM, फिर उसके अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म, फिर उसके अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म इन इंडिया, हिंदुइज्म टूरिज्म इन इंडिया। तो ये एक एजेंट रहेगा जिसको उसके बारे में, इस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में all that can be known is known and will be able to offer whatever you want in that. So these kind of agents will come into existence this year, are already coming into existence, and they will be game changers. अभी तक तो हम क्या चैट GPT में प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, अब स्पेसिफिक नीड, जेन्युइन छोटी छोटी निशेस, उसके एजेंट्स रहेंगे जो आपको उसके बारे में इतना कुछ दे सकेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो यू विल नॉट नीड टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्क्रैच। सो देयर विल बी अ ह्यूज फैसिलिटेटर, बहुत पावरफुल। ऑफ कोर्स कभी भी कोई नई चीज आती है तो एक डिसरप्शन होता है, so lot of existing kind of jobs will reduce, but of new kind of jobs will be created. Yes, understood. क्योंकि हर बार ऐसा ही हुआ है, एक जब डिसरप्शन आया तो लोगों ने कहा कि जैसे यूके में जब पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, हैंडलूम होता था, और जब पहली बार स्टीम इंजन आया तो टेक्सटाइल प्लांट्स आने लगे, तो लुडाइट्स ने जलाने शुरू किए थे प्लांट, मतलब काफ़ी प्रोटेस्ट किया, बिकॉज लॉट ऑफ जॉब्स, बिकॉज बल्क जॉब्स ही वही थे कि जो फैब्रिक इंडस्ट्री में और क्लोथिंग इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगते थे, वो पूरा ऑटोमेशन हो गया। बट वो ऑटोमेशन होने का असर ये हुआ कि अगर कुछ जॉब्स वो इंडस्ट्री की गई, उससे कई गुना ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई, बिकॉज कॉस्ट कम हुआ कपड़े का, उसके कारण ज़्यादा कपड़े का कंजम्पशन बढ़ा, उसके कारण GDP इंक्रीज हुआ, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ी, उसके कारण टोटल कपड़े का बाजार इतना बढ़ गया कि कई और उससे मैनी टाइम्स ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो गई। वही IT के टाइम हमने देखा जब IT रेवोल्यूशन आया, तो यही चीज AI के साथ भी होगी कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो GDP बढ़ता है, वेल्थ क्रिएशन होता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है, खर्चा ज्यादा करते हैं, वो चीज की प्राइस गिरती है, स्केल पे बनती है जब, तो यही AI के साथ भी हो सकता है।
अभी भी सब हो सकता है डोमेन में है. सो लेट अस होप कि यस देयर विल बी सम जॉब्स विच आर ऑलरेडी बीइंग लॉस्ट. ठीक है ना. पर्सनल असिस्टेंट, राइटिंग, ये वो, सबसे ज्यादा कॉपी राइटिंग, ये सब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है. Yes. आप प्रॉम्प्ट दे दो, वो लिख के आ जाएगा. बराबर है. पर वो सब एक जैसा जब दिखेगा तो यू वुड वांट टू नो कि इसको कैसे ठीक करना है. Yes. मेरी पर्सनलाइज लैंग्वेज कैसी हो. Yes, तो वो yes, सारी चीजें. understood. तो इसके अलावा जो जॉब्स जाएंगी because of enhancement in productivity, yeah. there'll be many more jobs that would be created in a different domain. Yes. बट ये मार्केटिंग के लिए बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल टूल है. मार्केटिंग पीपल के जॉब जा सकते हैं इससे. जाएंगे ही ना. ऑलरेडी मैं जैसे बोल रहा हूँ बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो हो ही रहे हैं. हो ही रहे. बट दूसरे, अब फॉर एग्जाम्पल एक सेल्समैन है, उसका जॉब नहीं जा सकता है. उसका काम है पर्सनली जाके मिलना, आपको कन्विंस करना, आपको मशीन के ट्रायल्स देना. आप मशीन इंस्टॉल करते हो, कोई नहीं, तो आपके पास कैसे वेंडर्स आते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे आपको उसके ट्रायल्स देते हैं, प्रोडक्टिविटी एक्सप्लेन करते हैं. फिर जाके किसी एक के साथ आप सेटल करके आप इंस्टॉल करवाते हो, फिर ट्रायल रन्स होते हैं. ये जॉब्स कहाँ जाएंगे? ये तो ह्यूमन ने कोई करना पड़ेगा ना. यस यस. वो पर्सनल टच रहेगा ही. वो रहेगा. वो पार्ट, कुछ पार्ट्स रहेंगे, कुछ पार्ट्स चले जाएंगे. सर जैसे अभी हम इतना हाँ. कुछ आपके मतलब ब्रांड और मार्केटिंग के बारे में जाना. अभी जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग को बहुत लोगों ने उसको डिजिटलाइज किया, लोगो चेंज किए, नेम तो वैसा ही रहा, लेकिन कुछ फॉर्मेशन चेंज किए. लीजिए जैसे देखा जाता है अमूल का, जैसे बचपन में हम वो लड़की देखते थे, वही लड़की आज भी अमूल की ब्रांड में और मार्केटिंग में नाम में आ रही है. तो व्हाट इज़ दैट स्टोरी? मतलब हाउ इट मेक्स अ डिफरेंट, अमूल को बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट बनाती हो? अमूल की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जहाँ इसकी स्टार्ट हुआ गुजरात आनंद में, वहाँ पे फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था. यस. तो वहाँ पे एक सज्जन थे त्रिभुवन दास, उन्होंने ये कोऑपरेटिव मूवमेंट को जन्म दिया. और जो बाद में क्या नाम था उनका, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट में उनके साथ जुड़े, जिन्होंने पूरा अमूल क्रिएट किया, वर्गीस या. तो वो एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी, दूसरा एक कम्युनिटी मूवमेंट जो फार्मर की एक्सप्लॉयटेशन बंद करेगा और फार्मर को फार्मर का हक दिलवाएगा. ये मूवमेंट स्टार्ट करके उन्होंने अमूल क्रिएट किया. और 1966 में सिल्वेस्टर डाकुना और उनके पार्टनर थे डाकुना एडवर्टाइजिंग नाम से, उन्होंने वो लड़की जो पोल्का डॉट फ्रॉक्स में है ना, अमूल गर्ल क्रिएट की. 1966 से आज तक वही लड़की उसी फॉर्म में टॉपिकल चीजों को हैंडल कर रही है. इतना कंसिस्टेंटली मुझे नहीं याद किसी एक ब्रांड लेवल पे कम्युनिकेशन हुआ हो कि वही. इनफैक्ट उस समय तो होर्डिंग्स लगती थी, मुझे याद है, और आई थिंक महीने में 1 या 2 बार वो चेंज होती थी. यस 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 यस. आज तो डेली वो लोग बनाते हैं उस दिन की न्यूज़ के ऊपर, टॉपिकल जो भी होती चीज़ होती है उस समय. तो पर वो लड़की आज भी वैसी ही है. तो ये ब्रांड कंसिस्टेंसी काम में आई. और अलॉन्ग विद दैट अमूल का इनोवेशन भी, अमूल की क्वालिटी भी, अमूल का इन्वेस्टमेंट इन रियल टेक्नोलॉजी भी, ये सारी चीज़ें साथ में काम करी. प्लस पर्पस, फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन रोक के फार्मर को उनका सही वैल्यू मिले, कोऑपरेटिव मूवमेंट वर्क करे. इसको पूरा अगर आप एक देखते हैं, वो है अमूल की सक्सेस स्टोरी. यस, the consistency of that Amul girl is important, the topical news is important, but innovation in products. They also make not milk से start किया, but now पिज्ज़ा भी बनाते हैं, आइसक्रीम भी बनाते हैं. आज 60 कंट्रीज शायद बेचते हैं माल. तो ये स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी है, और इंडिया की मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस स्टोरीज है अमूल. यस यस. सर जैसे अभी कोई ब्रांड है, ब्रांड में टैगलाइंस रहते हैं, जैसे वो टैगलाइन उतना बड़ा रोल प्ले करते हैं क्या? जैसे देखा जाए कि वह बीजेपी का कैंपेन चला था ओके इन 2014 के इलेक्शन में, अब की बार मोदी सरकार. ओके, वो टैगलाइन की वजह से ही अभी क्या वो गवर्नमेंट भी बोल रहे कि मोदी सरकार मोदी सरकार. तो ऐसे टैगलाइन किसी का ब्रांड बनाने के लिए कितना हेल्पफुल होता है, और वो टैगलाइन की वजह से ब्रांड और रॉकेट की तरह आगे जाता है क्या? बिल्कुल, टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है कि ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी लिमिटेड है चीज़ को याद रखने की. और जब हम एक ओवर कम्युनिकेटेड सोसाइटी में रहते हैं, दौर में रहते हैं, जहाँ कहा जाता है कि करीब 8,000 कमर्शियल मैसेजेस एक इंसान रोज देखता है, उसमें से क्या याद रहेगा?
तो ऐड की हेडलाइंस बदलती रहती हैं, विजुअल्स बदलते रहते हैं। तो कोई एक चीज़ ऐसी चाहिए जो कंसिस्टेंटली चल रही, द टेस्ट ऑफ इंडिया या किसकी है? अमूल। अमूल ठीक है ना? Yeah. तो वो भी कंसिस्टेंटली चल रही है, जस्ट डू इट, या नाइकी नाइकी। Yeah. तो ये जब आप एक ऐसी चीज़ को जो बहुत कम शब्दों में एसेंस ब्रांड का कैप्चर कर पाती है, वो आप हुक क्रिएट करके उसे कंसिस्टेंटली चलाते हो, तो वो दिमाग में अपनी जगह बना लेती है। Yeah. और वो पावर फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन, रस की रचना रसना, यस है ना? तो ये सारी चीज़ें, टैगलाइन का काम ही यही होता है कि कम से कम शब्दों में ब्रांड के एसेंस को कैप्चर इस तरीके से करे कि वो इंटरेस्टिंगली दिमाग में एम्बेड हो जाए। यस सर, जैसे टैगलाइन का बोला, वैसे ब्रांड का नाम जैसे कैची नाम रहता है, जैसे मैगी है, हाँ। कोई ब्रांड का नाम, नाइकी है, हाँ। ओके, वो ब्रांड के नाम जो है वो कितना रोल प्ले करते हैं, और ब्रांड का नाम रखते समय कितने लेटर्स का ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, एक ये चीज़ है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एडवांटेज है कि 4 वर्ड्स के 4 अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सोनी है, नाइकी है, राइट, 4 है। वैसे 4 और 5 छोटा रहेगा तो क्या होगा, आसान रहेगा याद रखने में भी। दूर से अगर लिखा जाता है तो बड़े में लिखा जा सकेगा, बड़ा नाम है तो छोटा हो जाएगा, उतनी जगह में कम जगह में ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स आएंगे। जैसे मैग्नस। हाँ, नहीं, मैग्नस भी छोटा छोटा है, या। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं, पर बहुत सारी और चीज़ें भी काम करती हैं। हल्दीराम भुजिया वाला, यस, किसने सोचा होगा ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम या सक्सेसफुली काम कर रहा है। यस कोक, पेप्सी, 4 अल्फ़ाबेट्स के सारे, यस और हल्दीराम भुजिया वाला भी है। तो एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं, यस एंड ऐसा नहीं है कि बड़े ब्रांड, हाँ एडवांटेज होता है अगर छोटा। अब आपके ये रोड लिखा है, ROD, Yes. 4, तो 4 सबसे कॉमन रहा है, यस ये जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बड़े नाम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। यस, लेकिन मैक्सिमम देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जितना छोटा नाम है, जितना ब्रांड इजी है नाम लेने के लिए, उतना ब्रांड इजीली कम्युनिकेट होता है, और वो लार्जली कम्युनिकेट होता याद है। रहने में हेल्प होती है। यस यस ओके, अगेन कमिंग टू हल्दीराम भुजिया वाला। ओके, हाँ। हल्दीराम भुजिया वाला का जैसे आपने बोला, ओके, एक जो भुजिया वाला बनाने वाला आज जाके इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, ओके, आई नो समवे, क्या वो ब्रांड डेवलपमेंट में आपने आपका अच्छा रोल है, थोड़ा सा रोल है। सो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन, मतलब कि हल्दीराम भुजिया वाला ब्रांड ये हल्दीराम्स करके कैसे बन गया? तो जो शिव किशन जी हैं, बाबूजी बोलते हैं हम जिनको, उनके फादर का नाम हल्दीराम था, तो उनके नाम से उन्होंने कंपनी शुरू की। या पहले तो काम शुरू किया, खुद बनाया, एंड वो नागपुर में ही रहते हैं वो, उनके छोटे भाई दिल्ली में रहते हैं। या तो ही वॉज द वन हु स्टार्टेड दिस होल थिंग। तो मेरा उनसे बहुत अच्छे संबंध भी हैं, क्योंकि उनके साथ खुद के साथ मैंने काम किया है। गुड। पर एक चीज़ है कि उस ब्रांड को बनने में करीब करीब 90-100 साल लग गए। कारण ये है कि ब्रांड जो होता है वो 2 चीज़ों का, 2 फैक्टर्स पे काम करता है, M/T। तो अगर जल्दी बनाना है, B को बड़ा करना है आपको, B = M/T, तो आप मनी बढ़ाओ यस तो टाइम कम हो सकता है, या टाइम बढ़ाओ तो पैसा कम हो सकता है। तो हल्दीराम ने, मुझे नहीं लगता पहले 50 साल एक भी रुपया ब्रांड पे खर्चा किया होगा। अच्छा, प्रोडक्ट क्वालिटी सिर्फ और कंसिस्टेंसी, सेम प्रोडक्ट, सेम बाई में सेम क्वालिटी देते वो। तो आज 70-80 साल के बाद हम बोलते हैं हल्दीराम ब्रांड 90,000 करोड़ की आज वैल्यूएशन आ रही है, करीब करीब उसकी 90,000 करोड़ की ब्रांड वैल्यूएशन पे पहुंच गया है। इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी इन अ कैटेगरी विच वॉज डिफिकल्ट टू कंसिस्टेंसाइज इन अ वे। स्केल पे भुजिया बनाना डिफिकल्ट है पहले तो, और स्केल पे भुजिया बना के कंसिस्टेंट रहना और भी डिफिकल्ट है। दैट वाज देयर फाउंडेशन। यस, तो कोई ना कोई चैलेंज को तो आप ओवरकम करते हो, तब जाके आप वहां पहुंचते हो। अब जाके पिछले 10 साल में उनके 3rd जनरेशन आई है, तो उन्होंने पैसा खर्चा करना शुरू किया है, और हर जगह विजिबिलिटी है, हर एयरपोर्ट पे स्टॉल है, बिकॉज दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर एन IPO। तो वो पूरा एक जगह पे आ गई है गाड़ी। अब हर एक के पास 70-80 साल तो नहीं होते ना ब्रांड बनाने, तो उसके पास समय कम करना है तो आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो क्वालिटी तो गिवन है, बिना क्वालिटी के तो आप कोई नया ब्रांड, अच्छा ब्रांड बना नहीं सकते, है ना। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो इम्पोर्टेंट है, इनोवेशन इम्पोर्टेंट है, एंड देन दीज 2 थिंग्स। यस, ओके, अगेन कमिंग बैक टू आवर सेल्फ, सपोज एक ग्रेप्स का बंच है सर, ओके, मैं जानता हूँ कि ये ग्रेप्स का बंच मेरा जो है वो हेल्थी है, अगेंस्ट अराउंड 200 मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट टेस्ट हुआ है, उसके अगेंस्ट टेस्ट होने के बाद हम बोल रहे हैं कि ये हेल्थी है और सेफ फॉर कंजम्पशन है, राइट। ओके,
और जो अच्छा माल है वो एक्सपोर्ट हो रहा है हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में, हाँ मैक्सिमम यूरोप में जा रहा है। करेक्ट तो मुझे अब इसका ब्रांड बना के ग्रेप्स का डोमेस्टिक में मुझे पेनिट्रेट करना है हाँ और डोमेस्टिक में मुझे सेल करना है। हाँ ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है हम्म। लेकिन मुझे सेल करना है और अच्छा से उसको ब्रांड बनाना है। हम्म। सो क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी चाहिए और कैसे मुझे इसको पेनिट्रेट करूंगा मैं इसको? करेक्ट Yeah. तो अभी सबसे पहले तो अभी तो ये कमोडिटी है, यस ग्रेप्स है। मैं बाजार जाता हूँ Yes. किलो के हिसाब से खरीदता हूँ। Yes. ये अच्छा दिख रहा है, ये इतने रुपए किलो, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है तो इतने रुपए किलो, हाँ। और मुझे कुछ नहीं पता कहाँ से आ रहा है क्या नहीं है। या तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है कि आज किलो के हिसाब से बिक रहा है। अगर हमको इसको ब्रांड बनाना है तो हमको इसको बाकी जो ग्रेप्स है उससे कुछ अलग होना चाहिए। यस ठीक है, तो पहले तो क्या चीज़ खासियत है इसमें, तो मैं देख रहा था आपका प्लांट, मैंने विजिट किया, यस या तो कंसिस्टेंसी है कि Yes. आपने मैनुअल सॉर्टिंग करके यस जो खराब ग्रेप्स थे सेम बंच में से Yes. निकाल के यस जो बेस्ट है उसको रहने दिया। यस तो सॉर्टिंग हुई तो एक प्रोडक्ट क्वालिटी आ गई। Yes. एक ही वैरायटी है, फ्लेम नाम आप यस यस है ना, यस यस मुझे याद रहा। या तो वो दो चीजें हो गई। तीसरी उसका स्पेसिफिक एक टेस्ट है फ्लेम यस का। यस अब ये चीजें उसके डिफरेंशिएटर हो गई। यस अब उसके ऊपर उसका एक उसको पहचानने के लिए नाम देना होगा हमको। अभी मैग्नस है फॉर एग्जांपल, यस तो मैग्नस का मतलब ये वाला ग्रेप और ये ग्रेप का मतलब मैग्नस। अगर आपको क्वालिटी चीज चाहिए जिसमें केमिकल्स नहीं है नहीं है और जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जहाँ सबसे डिफिकल्ट कंट्रीज में जहाँ सबसे ज्यादा चेक किया जाता है Yes. वहाँ ये ग्रेप आज धड़ल्ले से बिक रहा है, कई सालों से एक्सपोर्ट हो रहा है। Yes. एंड वी कैन गारंटी एवरी बैच ऑफ ग्रेप्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू कौन से फार्म से आया, कौन सा Yes. फार्मर था, Yes. क्या डाला गया क्या नहीं, इज बैक्ड बाय दैट सर्टिफिकेशन। Yes. ये सारी चीजें एक जगह आ जाएंगी हम्म तो वो कस्टमर के दिमाग में आप अपने अलग स्थान बनाओगे और कस्टमर मांगेगा तब यस मुझे ये चाहिए। पर उसके लिए उससे पहले उसकी पूरी अवेयरनेस क्रिएट करना, कंसिस्टेंटली वो कम्युनिकेशन क्रिएट करना, कम्युनिकेशन ऐसा हो जो एंगेजिंग भी हो और वैल्यू भी दे रहा है, और उसकी फिर प्राइसिंग अवेलेबिलिटी वैसी क्रिएट कराना। ये पूरा रोल जब Yes. एग्जीक्यूट सही तरीके से होगा तब वो ब्रांड मैग्नस बनेगा। सो इट्स नॉट हार्ड, वी कैन मेक इट। नो Yes, एट ऑल, yeah. आपके पास बेसिक्स जगह पे है, यस योर बेसिक क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एटसेट्रा, एवरीथिंग इज नाउ इन प्लेस। यस All you need to do is communicate this to the customer कि the other grapes that you are eating you don't know what is going into it. Yes. कितने chemicals हैं, क्या खा क्या रहे हो है, आपको पता नहीं नहीं। पता है। ये NABL लैब द्वारा टेस्टेड, Tested. इसमें ये चीज ये इतना और ट्रेसेबल, Yes. ये फार्म से निकला है और Yes. यही है इसके अंदर और कुछ नहीं है। यस ये गारंटी आपको और कौन दे रहा है? ये गारंटी चाहिए तो ये लो। ये चाहिए तो मैग्नस के पास आ जाओ। यस तो वो Yeah. अच्छी तरीके से वो मैसेजिंग क्रिएट करना और उसको डिलीवर कर पाना, दैट इज द चैलेंज। और Yes. अवेलेबिलिटी कंसिस्टेंटली हो वो यस जरूरी है। यस यस सर, मैंने जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा कि वो यू आर 8 times TEDx टॉक। ओके, तो 8 times जाना इट्स नॉट मतलब एज अ कॉमन पब्लिक के लिए या कोई भी एक इन्फ्लुएंसर हो या एक प्रोफेशनल हो, ही इज़ गोइंग एंड स्पीकिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक्स 8 times, इट्स अ बिग डील। So can you please explain your experience on going on a TEDx and how they call the persons to be on TEDx? अब आई हर्ड वेरी रिसेंटली कि लोग जुगाड़ कर रहे हैं TEDx में जाने के लिए भी, पैसा भी ले रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं जिनको Yes. चाहिए अच्छे स्पीकर। ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे को ऑर्गेनिकली आज तक इनवाइट्स आए। इनफैक्ट अभी मेरे पास 2 इनवाइट और पड़े हैं, तो शायद हो सकता है अगले 1 महीने में आपको 10 TEDx टॉक्स बोलना Yes, पड़ेगा। yes, yes. 2 इनवाइट्स मेरे कंफर्म हो गए हैं। Yes, yes. तो द आइडिया इज के आई थिंक इफ यू आर ऑफरिंग वैल्यू एंड यू आर विजिबल देयर एंड पीपल कैन सी ट्रांसपेरेंटली कि ये रोज बोलता है और अच्छा बोल रहा है, तो यू स्टार्ट गेटिंग इनवाइट्स। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मुझे किसी को नहीं जानता था, जितने इनवाइट्स आज तक मुझे आए हैं आई डिड नॉट नो एनी ऑफ दीज। कोई दिल्ली से आया है, कोई इंदौर से आया है। सो पीपल गॉट इन टच विथ मी Yes. थ्रू दिस मीडिया ओनली, हु दे सी मी एटसेट्रा। सो इफ यू आई ऑलवेज बिलीव दैट इफ यू डू द बेस्ट दैट यू आर डूइंग, ओके, Yeah. डिजिटल क्रिएट्स द विजिबिलिटी। दे पीपल कैन फिगर आउट वेरी इजीली कि आप Yes. जेन्युइन हो या नहीं हो। Hmm. तो जो जेन्युइन लगता है उसको इनवाइट्स आ जाते हैं, हम चले जाते हैं, बोल देते हैं, तो उसका वो भी रिकॉर्डिंग ऊपर चले जाती है। Yes. वो रिकॉर्डिंग देख के दूसरे का फोन आ जाता है। तो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग फॉर मी। आई हैव नेवर पेड एनी मेजर अटेंशन कि ये होना चाहिए। Yes. हो गया। जैसे हम और एक चीज़ है आपके बारे में कि यू आर अ वेरी गुड योगा टीचर, यू आर लर्न योगा। सो हाउ यू लर्न एंड वाई यू लर्न एंड हाउ यू आर मैनेजिंग योर वर्क बैलेंस विद द योर पर्सनल इंटरेस्ट?
तो ऐसा है कि हाँ 20-22 साल पहले मेरा छोटा भाई एक नागपुर में बहुत अच्छा केंद्र है जो करीब करीब इस साल उसको 75 साल हो जाएंगे, जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल 75 साल से फ्री योगा सिखा रहे हैं। और उनसे आपसे उनकी अपेक्षा यही रहती है कि अभी आप सिखाओ तो पैसे मत चार्ज करो, इसको गुरु दक्षिणा के रूप में फ्री दो। तो वहाँ मेरा छोटा भाई जाता था, तो वो जाता था तो कभी मेरी एक बार ऐसी इच्छा हुई तो मैं और मेरी वाइफ भी चले गए और हमको वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लगा, एकदम बिल्कुल सात्विक, हर चीज़, कोई पैसे का लेना देना नहीं, कुछ नहीं, जेन्युइन जगह। तो हम जुड़ गए और वहाँ के कार्यकर्ता बन गए और करने लगे, साथ में सीखने लगे, सीखते गए। एग्जाम्स होते हैं वहाँ, वो क्लियर किए। तो उसके बाद वहीं पे मुझे बोला कि आप कभी कभी ले लिया करो वर्क, तो मैं वहाँ क्लास लेने लगा, योगा की लेने लगा, तो ठीक ठाक होता था, मज़ा आता था। तो मुझे एक नई जगह बन रही थी नागपुर में, चिटनवीस सेंटर करके, तो मुझे लगा यहाँ क्लास अभी नहीं है सिविल लाइन में, यहाँ शुरू करते हैं। तो वहाँ हमने 10 साल पहले शुरू की और फ्री 7 से 8। अब वो आज 10 साल इस साल हो गए हमको वहाँ सिखाते हुए फ्री योगा। तो हमारा गुरु दक्षिणा वही है कि जहाँ से सीखे वहाँ का फ्री सिखाओ। और उसमें सबसे बड़ी बात ये, मैं बोलता हूँ मैं किसी पे कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी सेल्फिश थिंग कि मैं वहाँ जाता हूँ इसलिए मैं भी कर पाता हूँ और अच्छे से कर पाता हूँ। तो अगर मैं वहाँ नहीं जाता हूँ तो मैं नहीं करता हूँ, तो इसलिए मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट है मैं जाऊँ और करूँ। और मेरे ख्याल से सुबह वो समय ऐसा होता है 7 से 8 आप और कुछ नहीं कर रहे होते हो, 8 के बाद आपकी दिनचर्या शुरू होती है। तो कोई ऐसा मैं मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहा हूँ उसमें कि बैलेंस क्रिएट करने का। पर हाँ, जो चीज़ में मज़ा आता है वो इंसान करता है तो वो फिर वर्क नहीं रह जाता, वो आनंद हो जाता है। Yes. तो आई एम गेटिंग दैट ब्लिस आउट ऑफ दैट। So you are enjoying it. आई एम thoroughly enjoying it. Okay. So, And it keeps me healthy, young always. So मुझे अच्छा लगता है। yeah. Sir, what is your advice for the aspiring marketers? एडवाइस एक ही है कि भाई आप कभी पूर्ण नहीं होगे, अपूर्ण रहोगे, उसमें आप सीखते रहोगे। जब तक सीखते रहोगे तब तक अच्छे मार्केटर रहोगे। जिस दिन सीखना बंद हो जाएगा आप डायनासोर बन जाओगे, एक्सटिंक्ट हो जाओगे। एज सिंपल एज दैट। What is your advice for the Instagram handlers and new comers जो अभी आ रहे हैं, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि he is a influencer, Instagram handler. So what is your advice for them? देखो, you have to couple of things. One is जो आप कर रहे हो सामने वाले के लिए इंटरेस्टिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट कई लोग क्रिएट कर रहे हैं, पर जब तक कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं है तो कोई बात। वैल्यू खूब दो, वैल्यू दो, कंसिस्टेंटली दो। एक दिन बहुत कर दिया, 10 दिन गायब हो गए, नहीं चलता इंस्टाग्राम। You have to constantly do it. If you're doing, I do 1 reel a day. So for the last 1.5 years, I've been trying to see that कोई गैप ना आए, एक रील एक दिन हो ही जाए। तो कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, एंगेजमेंट, वैल्यू, ये सारी चीज़ें करनी है। और नए ट्रेंड्स के ऊपर नज़र रखो, जो हो रहा है उसको मास्टर करने की कोशिश करो। रोज़ चीज़ें बदलती हैं, आप वही करते रहेंगे और दुनिया बदल गई तो आप फिर पीछे छूट जाओगे। वो तो कभी आप छोड़ ही नहीं सकते। एटलीस्ट डिजिटल में तो रोज चीज़ें बदलती हैं। यू हैव टू लर्न एवरी डे। What is your biggest learning till date? वही लर्निंग के लर्निंग हैज टू बी एवरी डे, देयर इज नो बिगेस्ट लर्निंग। Oh. एवरी न्यू डे इज एवरी, यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू। नहीं तो बहुत जल्दी और बहुत स्पीड जो बढ़ गई है आज, एंड इट इज एक्सेलरेटिंग। इफ यू डोंट लर्न यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। How you explain your life in one line? Life cannot be explained in one line. So explain it in one minute. That's one line. Yeah. So explain about yourself and till date your life, about your life in 1 minute or. Here it's simple. One, be interested in everything, be curious, keep learning and keep giving back. बाकी सब अपने आप हो जाएगा। Okay. हर चीज़ के बारे में उत्सुक रहो, नई चीज़ें जानो, जानते जाओगे और लोगों को सही वैल्यू डिलीवर करते जाओगे। और अगर ऑथेंटिक हो तो कोई आवरण पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अपने आप सही चीज़ें होती चली जाती हैं आपके साथ। ओके। अगर आपको टाइम में बैक जाने का मौका मिले, इफ़ यू वेंट इन योर 20s और 30s, सो कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज करना चाहोगे या वो चीज़ को वापस दोबारा आप लाइफ में और एंजॉय करना चाहोगे? बेसिकली आई हैव नो रिग्रेट्स। मतलब आई थिंक आई एम अ वेरी ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग, जिसको ज़िंदगी में जो चाहा था उससे बहुत ज़्यादा मिल गया। क्यों मिला मुझे नहीं मालूम। आई बीन इमेंसली ब्लेस्ड राइट फ्रॉम द काइंड। हमारी ज़िंदगी उस दिन डिफाइन हो जाती है जब हमारे पेरेंट्स डिफाइन होते हैं, किस घर में आप जन्म ले रहे हो। Yes. तो मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले, फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ भले ही नहीं होंगे, पर जो विजन था उनका कि ये भले हमारे पास पैसे कम है पर ये एजुकेशन जरूर चाहिए, ये जरूर चाहिए, तो वो वैल्यूज़, तो अच्छा घर मिलना, अच्छे पेरेंट्स मिलना,
अच्छे भाई बहन मिलना, मेरे दोनों भाई जान देते हैं, हम 3 भाई एक दूसरे पे, आज भी कोई झगड़ा नहीं होता, कभी कुछ नहीं, एक ने बोल दिया दूसरा मान लेता है। अच्छा परिवार मिलना, वाइफ, बच्चे, तो आई वुड बी मोस्ट ब्लेस्ड इफ आई गेट अनदर लाइफ, इट्स द सेम लाइफ, आई गॉट एवरीथिंग दैट वन कैन इमेजिन इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब ये आदमी बोलता है मैं अरबपति होता तो ये होता, कोई मायने नहीं है। कोई एक मोमेंट जो आप दोबारा जीना चाहते हो, यस वो मोमेंट मेरे लाइफ में आया और मैं उसको दोबारा जीना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स अभी होते तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं लाइफ की चरम सीमा पे हूँ तो मेरे पेरेंट्स नहीं है वो देखने के लिए, तो शायद कहीं हैं तो देख रहे होंगे। इफ़ आई कैन ओनली यू नो, बिकॉज आई वॉज अ ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, मैं फेल हुआ, मैं पहले बहुत मिस्चीवियस था, हैंडल नहीं होता था घर में, इसलिए मुझे हॉस्टल भेज दिया गया। सेम स्टोरी। इतना नॉटी था, I was the worst child in the hostel. I was beaten up every day. I was so naughty, uncontrollable. I was not intelligent. तो लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए, मिरेकल होते हुए मैंने अपने आप में देखा है कि जहाँ आप क्लास में लास्ट थे, आप डम माने जाते थे, आप क्लमजी माने जाते थे, ना कपड़े पहनने का ढंग है आपका, ना बात करने का ढंग है, वहाँ से जिंदगी आपको कहाँ लाके खड़ी कर देती है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्यों होता है, आपके पास कोई आंसर नहीं है उस चीज़ के। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि आज मर गया मैं तो आई विल बी दी हैप्पीएस्ट, बिकॉज आई गॉट एवरीथिंग व्हाट आई कुड नेवर इवन इमेजिन्ड इन माई लाइफ। पर माई पेरेंट्स, ओके, मेरे पिताजी कभी प्लेन में नहीं बैठे, आई वुड हैव लव टू हैव टेकन हिम अराउंड द वर्ल्ड, ओके, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया, तो आई वुड हैव लव टू हैव गिवन हिम बैक। सो दोज मोमेंट्स इफ आई कैन लिव, आई वांट टू गिव बैक टू माय फादर, माय मदर, समथिंग मोर देन आई डिड टिल दे वर अलाइव। सर बहुत आपने टची बात कही, मतलब ऐसा लगता है कि यस वो सुन रहे होंगे जहाँ भी होंगे, लेकिन थैंक्स टू देम दे हैव क्रिएटेड वन ऑफ द जेम, ओके, जो इंडस्ट्री के लिए, सब आज के जनता के लिए, सबके लिए मतलब काम में आ रहे हैं। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, कैन यू टेल समथिंग अबाउट हाउ यू आर फीलिंग? आपने इतने सारे पॉडकास्ट दिए, हाउ यू फेल्ट व्हाइल कमिंग ऑन द फ्रैंकली लक्ष्मण? मैं आपसे जैसे कह रहा था राइट इन द बिगिनिंग कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई पॉडकास्ट, मुझे लग रहा है मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड हो रही है। एक दोस्त जैसे पूछता है कि ये क्या किया यार, वो क्या किया, वहाँ क्या हुआ, कैसे बड़ा हुआ तू, तो वो ऐसी जो बात चल रही है वो बात चल रही है, नेचुरली बात कर रहे हैं हम लोग, वो रिकॉर्ड हो रही है, तो पॉडकास्ट बन गया। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग सच अ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच आपका टाइम, और आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को आपने उस लायक समझा कि इस कुर्सी पे बिठाया और मुझसे बातचीत कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सर। थैंक यू।